गई थी। मतलब जो है ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया था इन लोगों का जो प्लान था वो जो है डिकोड हो चुका था, और इस नाते से ब्रिटिश सेना भी इन लोगों की उम्मीद के विपरीत तैयार खड़ी थी। तो अब यही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति का मैंने जिक्र किया था जिसका नाम था भगत राम तलवार, जिसको सिल्वर कोड नाम दिया गया था। तो बहुत बाद में चला जो है एक पत्रकार है, उन्होंने सिल्वर पर ही एक पूरी किताब लिखी, उसमें यह पता चला और जब सारे डॉक्यूमेंट को देखा गया तो यह बात पता चली। नहीं तो देश ये समझ रहा था कि भगत राम तलवार जो है ये नेताजी बोस का बहुत सहायक और बड़े सम्मान से लोग देखते थे, क्योंकि पेशावर से काबुल तक पैदल नेताजी को वही लेकर के गया था भगत राम तलवार। और इसके बाद जो है करीब 15 वर्ष बाद आजादी के एक कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में, नेताजी के परिवार ने कराया, तो उसमें भगत राम तलवार को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और वहां पर जो है उसने किस प्रकार से जो है मदद की, उसका पर्चा भी भगत राम तलवार ने लिखा था। लेकिन जब वो किताब आई और जब पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा गया तो ये पता चला कि ये भगत राम तलवार तो जो है बहुत बड़ा धोखेबाज था, और इसने जो है कई देशों के लिए जासूसी की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ये अंत में एकदम अंग्रेजों के साथ हो गया और जापानी प्लस जो है जर्मन जो योजनाएं थी उसको जो है ये लीक कर रहा था। यहां पर मैंने जापान से भी पैसा लिया, जर्मनी से भी पैसा लिया, इटली से भी पैसा लिया, रूस से भी पैसा लिया, सबसे पैसा लिया, और अंत में अंग्रेजों की इसने मदद की खूब भरपूर, उनसे काफी पैसा लिया, बड़े ऐशोआराम के जीवन में जिया भगत राम तलवार सिल्वर। तो इसमें उसकी भी एक भूमिका बताई जाती है भगत राम तलवार की गद्दारी में। हालांकि इसको एकदम अच्छे से जोड़ा तो नहीं जा सकता भगत राम तलवार को, लेकिन कहीं ना कहीं भगत राम तलवार का रोल भी इसमें था, हालांकि एकदम स्पष्ट नहीं। लेकिन यह है कि वो जो है लायल नहीं रह गया था, ये तो तय बात है, क्योंकि वो खुलेआम भाई अंग्रेजों की मदद करा तो कहां लायल था, एकदम जबरदस्त तरीके से जो है उसने किया और कई बार पेशावर से काबुल गया। ठीक है, तो भगत राम तलवार हमको लगता है पिछले वीडियो में मैं बोलते बोलते मुझे बात में एहसास हुआ कि आप ये ना समझिए कि वो देशभक्त था, तो ये दिमाग में रखिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। आईएनए वर्मा में पीछे खिसकी, अब आईएनए पीछे खिसकना शुरू हुई, रंगून का पतन हो गया और लगभग जो है आईएनए का अंत यहां मैंने लिखा है, समर्पण का शब्द यहां प्रयोग होगा, तो करीब अगस्त सितंबर 45 तक जो है आईएनए का पूरा रोल समाप्त हो गया। और इसी समय हम जानते हैं जर्मनी भी इससे पहले सरेंडर कर चुका है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इटली का भी जो है पतन हो गया है, मुसोलिनी मारा जा चुका है, हिटलर भी आत्महत्या कर चुका है, और फाइनली जो है अगस्त तक जापान ने भी समर्पण कर दिया। ये सारी चीजें हुई और अब ये लोग भी आत्मसमर्पण कर दिए, समर्पण हो गया, युद्धबंदी पकड़ लिए गए आईएनए के। और इसके बाद नई दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेजों ने मुकदमा प्रारंभ कर दिया, भाई अब ये लोग लड़े हैं, पकड़ कर आए हैं, इनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया, ये कर करके ये गद्दार भारत की सरकार पर इन्होंने हमला किया, गद्दार। तो ये लाल किला जो मुकदमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से जोड़ करके रीन रिवोल्ट को भी देखा जाता है। तो वो जब हम बात कर लेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, तो सबको मिला करके एक बार हम फिर से इसको जोड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वो है कि किस प्रकार से जो है वो सारे घटनाक्रम चले कि अंत में जो है ये कहना पड़ा कि अब राज ना वापस आने के बिंदु पर पहुंच गया। तो जो ब्रिटिश राज है वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब शायद अब यहां से ये वापस कंटिन्यू न कर पाए और अंग्रेजों को बाहर देश से भागना ही पड़े। तो कई लोगों का ये प्रश्न है कि आजादी किसने दिलाई, आजादी किसने दिलाई? तो देश के आजाद होते होते कुछ पॉइंट मैं आपको जो है निश्चित रूप से बताऊंगा, बाकी फैसला आपको करना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हम आईएनए के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आईएनए में जो ब्रिगेड थे उनकी नाम आप जान लें, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, और इन तीनों ब्रिगेड के चुनिंदा सिपाहियों को मिलाकर के सुभाष ब्रिगेड। ठीक है, तो जो हमको लगता था नेहरू बनाम नेताजी वाली बात, तो नहीं, सबके नाम से। इससे आप समझ सकते हैं कि आपस में एक दूसरे के प्रति दिल में बहुत इज्जत थी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मत भिन्न हो सकता है लेकिन मन भिन्न इन लोगों का कभी नहीं रहा। तो एक बात यह कि कहा जाता है कि यह एशिया की पहली महिला ब्रिगेड थी आईएनए में। तो इससे यह पता चलता है भी है कि नेताजी जो है कितने मॉडर्न सोच के थे कि उस समय जो है एक महिला ब्रिगेड भी आईएनए में थी जिसको लीड कर रही थी डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। ठीक है, आईएनए का जो ध्येय वाक्य था, आईएनए का जो ध्येय वाक्य था, जो मूल था, वो था इत्तेफाक, इत्तेमाद और कुर्बानी। इत्तेफाक, इत्तेमाद और कुर्बानी, इसका मतलब एकता, विश्वास और बलिदान। ये आईएनए का ध्येय वाक्य था। मैंने लिखा है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। आईएनए का कदम ताल गीत आपने जरूर सुना होगा, तो आज जान लीजिए कि ये आईएनए का कदम ताल गीत था। ठीक है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। कुछ महत्वपूर्ण नारा और कथन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी दी नहीं जाती, आजादी ली जाती है। तो आजादी कोई देगा नहीं, अंग्रेजों से कहे कि मुझे आजाद कर दो, नहीं, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आजादी ली जाती है। और चलो दिल्ली और जय हिंद, चलो दिल्ली और जय हिंद, तो ये जो है महत्वपूर्ण नारा रहा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। तो 1935 से लेकर के 1942 तक के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। तो जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला तो कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो इसमें यह बात कही गई कि देसी रजवाड़ों और प्लस ब्रिटिश भारत को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। इसकी दूसरी विशेषता थी कि प्रांतों में अब स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, यानी प्रांतों में जो दैव शासन व्यवस्था चल रही थी उसे हटा दिया गया और प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं हमको देखने को मिली 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर हमने बड़े विस्तार से बात की है, करीब 30 मिनट हमने इसको पढ़ा। तो यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 30 मिनट जिस विषय को हमने बड़े डिटेल में पढ़ा उसमें कई चीजें हमने देखी, उसको मैंने बड़े शार्ट में समराइज करके यह कह दिया भारतीय संघ की स्थापना। तो इसमें यह बात कही गई कि देसी रजवाड़ों और प्लस ब्रिटिश भारत को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। इसकी दूसरी विशेषता थी कि प्रांतों में अब स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, यानी प्रांतों में जो दैव शासन व्यवस्था चल रही थी उसे हटा दिया गया और प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं हमको देखने को मिली 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर हमने बड़े विस्तार से बात की है, करीब 30 मिनट हमने इसको पढ़ा।
तो यहां मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 30 मिनट जिस विषय को हमने बड़े डिटेल में पढ़ा, उसमें कई चीजें हमने देखी, उसको मैंने बड़े शार्ट में समराइज करके यह कह दिया कि 1935 के अधिनियम की दो सबसे प्रमुख विशेषताएं थी। पहला यह कि अखिल भारतीय संघ बनेगा और दूसरा कि प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया। तो ऐसे करके आपको जवाब देते आना भी चाहिए, और यह तभी होगा जब आप विषय को ठीक प्रकार से समझेंगे। यानी 30 मिनट आपने जो पढ़ा उसका निचोड़ आपने क्या निकाला, समझ रहे हैं? तो यहां से एक लेसन यह भी मिलेगा, जिन लोगों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम का मेरा लेक्चर नहीं देखा है, या फिर ब्रिटिश भारत में जितने भी अधिनियम आए उन सबका लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप चले जाइए चैनल पर, वहां इंडियन पॉलिटी के जो शुरुआती लेक्चर लगे हुए हैं उन सब में हमने इन्हीं अधिनियमों के बारे में बात की है। तो ये 1935 का और 1919 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसको समझ लेंगे तभी राष्ट्रीय आंदोलन आपको ठीक प्रकार समझ में आएगा। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम अखिल भारतीय संघ और प्रांतीय स्वायत्तता है, लेकिन कांग्रेस को यह अधिनियम बिल्कुल पसंद नहीं आया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तो कांग्रेस ने इसका क्यों विरोध किया उसको समझ लें। तो नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में, सब मैंने आपको बताया था। केंद्र में दैव शासन व्यवस्था आ गई, यानी कि जो दैव शासन व्यवस्था प्रांतों में चल रही थी वो अब केंद्र में आ गई। यानी सत्ता के दो विषय हो गए, एक जिसे हस्तांतरित कहा गया और एक जिसे संरक्षित कहा गया। देशी रियासतों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला। मैंने आपको बताया था कि केंद्र में 2 सदनी विधायिका थी, जिसमें एक केंद्रीय विधानसभा था और दूसरा राज्यों की सभा थी। तो इन दोनों सदनों में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देशी राजाओं को दे दिया गया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यह इसलिए दिया गया था ताकि जो है कांग्रेस के नेताओं की ताकत को कम किया जा सके और कांग्रेस को कभी भी इन दोनों सदनों में बहुमत न मिल पाए। तो यह हुआ था। और सीमित मताधिकार, जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो, यानी कि 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट दे सके, उसके आधार पर चुनाव हो। अब बाद में 18 हो गया, अभी 18 है, पहले 21 था। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो। हालांकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने मतदाताओं का विस्तार किया। पहले 2-3% लोग ही वोट दे रहे थे इससे पहले, लेकिन इस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि अब 10 से 15% भारतीय जो है वोट दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वयस्क मताधिकार से तो यह बहुत दूर था। तो इन सब आधारों पर कांग्रेस ने इसका कर दिया विरोध। हालांकि कांग्रेस ने विरोध तो किया, लेकिन विरोध उस स्वरूप में नहीं आ पाया, आंदोलन के स्वरूप में नहीं आ पाया। और उसका कारण उस समय बताया जा रहा था कि कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी कि जन संघर्ष चला पाए। अभी हमने देखा ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो अभी एकदम तुरंत ही समाप्त हुआ है। तो तुरंत कैसे जो है एक आंदोलन शुरू हो सकता है? और गांधी जी की तो यही रणनीति थी कि संघर्ष करो समझौता कर लो, संघर्ष करो समझौता कर लो, संघर्ष करो समझौता कर लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो अभी तो तुरंत तो उस तरह का मामला भी नहीं था। अगर आपको याद हो तो 1939 में जब लॉर्ड लिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के साथ एक युद्ध पक्ष बन चुका है, भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है, तो कांग्रेस ने जन आंदोलन क्यों नहीं किया? इस पर मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया नेताजी वाले लेक्चर में। ठीक है, तो किंतु 1907 के चुनाव में भाग लेने पर कांग्रेस सहमत हो गई। तो समझ लीजिए कि ये 1937 के जो चुनाव हो रहे थे इसी अधिनियम के आधार पर, उस पर भाग लेने पर सहमत कांग्रेस बहुत बाद में हुई। पहले तो यह बात हो रही थी कि चुनावों में भाग लिया जाए या न लिया जाए। तो कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के 2 स्वर सुनाई दिए, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि असहयोग आंदोलन के बाद हमें कांग्रेस के अंदर 2 स्वर सुनाई दिए। एक जिन्हें प्रो चेंजर कहा गया, जिन्होंने यह कहा कि विधान परिषदों में घुसो और विधान परिषदों को माध्यम बनाओ ब्रिटिश नीतियों के विरोध का। एक दूसरा हमें जो है समूह दिखा जिसने कहा कि नहीं, जमीनी कार्य करो, राजनीति मत करो, संसदीय राजनीति मत जाओ, विधान परिषदों मत जाओ, जमीनी कार्य करो। उन्हें कहा गया नो चेंजर। उसी तरह 2 समूह अब यहां भी दिखे, एक तो नेताजी प्लस नेहरू प्लस साम्यवादी सोशलिस्ट पार्टी। इन लोगों का यह कहना था कि अगर आप जो है इस अधिनियम के तहत हो रहे 1937 के चुनाव में भाग लेंगे और उसके बाद आप जो है अपनी सरकार बनाएंगे प्रांतों में, तो ये तो अगर आप करते हैं तो ये तो यही समझा जाएगा कि आप 1935 के भारत सरकार अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं। उसी अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित चुनाव में आप भाग ले रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, उसी व्यवस्था में आप शासन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम का समर्थन करते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए, अगर जो है आप चुनाव लड़ेंगे तो ये जो जन आंदोलन का क्रांतिकारी स्वरूप है ये समाप्त हो जाएगा। अगर आपको याद हो वो लेक्चर जिसमें इसी तरह हमने बात की थी नो चेंजर और प्रो चेंजर के बारे में, तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये जन आंदोलन का स्वरूप जो है कांग्रेस का समाप्त हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत कांग्रेस भी उसकी एक अंग बन के रह जाए जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था है। तो फिर पता नहीं, जो स्वतंत्रता का कांग्रेस का लक्ष्य, भारत को स्वतंत्रता दिलाना, गरीबी दूर करने का जो लक्ष्य है, जो सामाजिक आर्थिक न्याय लोगों को दिलाने का लक्ष्य है, वो अधूरा ही रह जाएगा। तो यहां यह कहा गया मूलतः एक लाइन में मैं बता रहा हूं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। तो भैया हो सकता है कि आप जो है सरकार बना ले तो आप भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के ही एक रूप बन जाए, उसी के अंतर्गत आ जाए। एक दूसरा समूह था जो यह कह रहा था कि नहीं, इन चुनाव में भाग लीजिए, और उसका यह तर्क था कि देखिए इस समय तो आप जन आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है, संगठन मजबूत है नहीं कि आप जन आंदोलन करेंगे, तो इसलिए आप क्यों नहीं जो है संसदीय राजनीति के जरिए जो है अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसने यह कहा कि हम आपसे ज्यादा 1935 के भारत सरकार का नियम का विरोध करते हैं, लेकिन ये बताइए कि रास्ता क्या है, आखिर हम कैसे आगे बढ़े? हम जन आंदोलन नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो चलिए करा जाए, लेकिन कर नहीं सकते तो इससे तो अच्छा है कि जो है हम संसदीय संघर्ष की शुरुआत करें। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये अल्पकालिक रास्ता है, भाई जो गैप है उसी को भरना है। जब हम हमारे अंदर ताकत आ जाएगी तो हम जन आंदोलन करेंगे, ये अल्पकालिक रास्ता है। मूल रास्ता तो जन आंदोलन ही है, लेकिन ऐसे समय में जब ये गैप क्रिएट हो रहा है तो ये भी ठीक है, चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी उस बात को मानते हैं जिसमें आप ये कहते हैं, मैंने दोनों लोगों का विचार समझ रहे हैं ना, समझ लीजिए प्रो चेंजर एक नो चेंजर। तो प्रो चेंजर कर रहे हैं नो चेंजर से कि हम ये मान रहे हैं कि भाई नहीं कहे कि हो सकता है साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत कांग्रेस भी एक समूह बन जाए। तो इन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि सत्ता में आने के बाद हो सकता है कांग्रेस के कुछ नेता जो है गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाए। वही वाली बात कि सत्ता भ्रष्ट करती है, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है, लेकिन इसका मतलब है कि इस डर से हम प्रशासन में हिस्सेदारी ही न लें और अवसरवादियों के लिए हम सत्ता जो है छोड़ दें। कुछ ही
जो है हम कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास सत्ता है कि तो हम कुछ कर पाएंगे, और इन सब आधारों पर हमें जो है चुनाव में भाग लेना चाहिए, इनका तर्क था। गांधी जी शुरू से संसदीय राजनीति के विरोधी रहे, लेकिन अंत तक धीरे 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 करते हुए सभी लोग एक बात पर सहमत हो गए कि अब जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, एकदम जनता ने जो है कांग्रेस को जिताया। कुल 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार गठित हो गई। ठीक है, 2 प्रांतों में बाद में गठबंधन सरकार बनी, तो एक तो जो है पश्चिमोत्तर प्रांत हो गया, सीमांत प्रांत, और एक जो है असम में बाद में गठबंधन में सरकार बनी, और जो सब बड़े बड़े राज्य थे उनमें पहले इनकी सरकार बन गई। तो कुल 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन गई। कांग्रेस को भारी सफलता इन चुनाव में मिली। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया, तो कांग्रेस को भारी सफलता मिल गई। बंगाल, पंजाब एवं सिंध, ये सब प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और इसलिए मैं बता रहा हूं कि बंगाल, पंजाब और सिंध में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ, वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो अब थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि इन कांग्रेसी सरकारों की उपलब्धियां क्या रही, इन्होंने किस प्रकार से काम किया। हालांकि इन्होंने 28 महीने ही काम किया, कुल 28 महीने का समय मिला इनको काम करने के लिए, लेकिन उस दौरान इन्होंने क्या किया। तो कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने स्वयं से ही अपनी तनख्वाह जो उनकी सैलरी थी उसे घटा लिया और उसे 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। ज्यादातर मंत्री जो है रेलों में दूसरे और तीसरे दर्जे के डब्बे में चलते थे। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ाया। प्रेस से प्रतिबंध हटा लिए गए, पुलिस के अधिकारों में कटौती की गई, तो पुलिसिंग भी इनके पास आ गई, तो पुलिस के अधिकारों में कटौती की गई। गांधी जी ने तो यह कहा कि कांग्रेस की सरकारों से कि आप ये जो है दिखाइए कि बिना सेना और पुलिस के शासन किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन यह था कि नहीं भाई हम जो है एकदम पुलिसिंग का प्रयोग नहीं करें, तो पुलिस के अधिकारों में कटौती की गई। कृषकों के सुधार के लिए काफी काम किया गया, नशाबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, हरिजन कल्याण का कार्यक्रम चलाया गया, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, खादी और ग्राम्य आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, सांप्रदायिक दंगों को सख्ती से कुचला गया। हालांकि इन सब अच्छे कार्यों के साथ साथ कुछ इस तरह की भी चीजें हैं, उसको आप ऐसे मान सकते हैं कि जो जनता की सबसे ज्यादा आकांक्षाएं हो चुकी थी इन सरकारों से, उस लेवल पर जाकर के आकांक्षा शायद इन सरकारों ने जनता का पूरा नहीं कर पाया। उसका एक कारण यह भी था कि एक ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत ये सरकारें काम कर रही थी, लेकिन कुल मिलाकर के इनकी उपलब्धि बहुत ज्यादा रही। और सबसे बड़ा जो इनकी उपलब्धि कही जा सकती है, जो सबसे बड़ा लाभ था वो ये था मानसिक। ये सारे काम तो हो ही रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मानसिक लाभ था वो ये था कि लोगों को लगा कि वे विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। तो इन प्रांतीय सरकारों के बनने से, चलने से जो भारतीय जनता को सबसे बड़ा बदलाव दिखा वो ये था कि उनको ये महसूस हुआ कि अरे हम तो जो है विजयी हो गए, हम तो स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी शासन की हवा में सांस ले रहे हैं। तो उस समय जो प्रांतों में प्रमुख होते थे उनको प्रधानमंत्री कहते थे। तो ठीक है, कांग्रेस की सरकारों ने किस प्रकार से काम किया उसको हमने समझा, लेकिन हालांकि ये याद रखिएगा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है, ये आरोप इन कांग्रेस की सरकारों पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी दौरान अक्टूबर के उनको यह महसूस हुआ कि अरे हम तो जो है विजयी हो गए, हम तो स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी शासन की हवा में सांस ले रहे हैं। तो उस समय जो प्रांतों में प्रमुख होते थे उनको प्रधानमंत्री कहते थे। तो ठीक है, कांग्रेस की सरकारों ने किस प्रकार से काम किया उसको हमने समझा, लेकिन हालांकि ये याद रखिएगा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है, ये आरोप इन कांग्रेस की सरकारों पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी दौरान अक्टूबर 1939 में जबकि द्वितीय विश्व युद्ध पहले शुरू हो गया था, तो वायसराय लिथुगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी वर्ल्ड वार सेकंड का हिस्सा है, यानी सेकंड वर्ल्ड वार में भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है। और भारतीय विधानमंडलों से नहीं पूछना, भारतीय जनमत से नहीं पूछना, और सीधे सीधे अपने मन से घोषणा कर देना। नेताजी वाले लेक्चर में हमने बड़े विस्तार से बात किया। कांग्रेस ने इसका मुखर विरोध किया, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, आप जो है बिना भारतीय जनमत की राय लिए जो है ये कैसे घोषणा कर सकते हैं कि जो है भारत जर्मनी के साथ युद्धरत है। और इसके विरुद्ध स्वरूप तुरंत यह हुआ कि 28 महीना पुरानी सभी कांग्रेसी सरकारों ने जो प्रांतों में चल रही थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा देते हैं, ये कोई तरीका है? बिना भारतीय जनमत के जाने हुए आप जो है ऐसा काम करती है? तो इन्होंने इस्तीफा दिया और 2 मांगे इन्होंने तत्काल रखी। वायसराय से इन्होंने कहा कि युद्ध के उद्देश्य घोषित करिए, ये जो युद्ध है इसका क्या उद्देश्य है उसको घोषित करिए, और युद्ध के बाद भारत को आप स्वतंत्रता देंगे, ये बताइए। हालांकि कांग्रेस की इस मांग की वायसराय को अवहेलना करनी थी, जो कि उसने किया भी। तो बाद में जाकर के कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ 1940, यानी मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करें। तो रामगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस ने केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग की मार्च 1940 में, और इसी मांग और भारतीयों की मदद वर्ल्ड वार में मिले, उनका सहयोग मिले, उसको प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव लेकर के वायसराय आया अगस्त 1940 में, और इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को लालीपाप देना चाहा और उसके बदले में जो है भारतीयों का सहयोग विश्व युद्ध के लिए लेना चाहा। तो इस अगस्त प्रस्ताव में उसको हम देखना चाहेंगे। तो अंतरिम सरकार के गठन की मांग खारिज। तो सबसे पहला तो यह कि अगस्त प्रस्ताव ने, ये जो रामगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस ने अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग की थी, उसको इसने खारिज कर दिया। अब इसने क्या क्या दिया उसको देखिए। तो भारत को डोमिनियन का स्टेटस होगा। अब जो है ये बात कही गई, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा और इसमें अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा किया गया अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो अब अगस्त प्रस्ताव 1940 में 2 महत्वपूर्ण बातें दिखी, उसको आप ठीक से समझ लीजिए। पहली कि प्रथम बार भारतीयों के इस तर्क को माना गया कि उनके
अंतर्गत रहते हुए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यानी जो भारतीय मांग थी कि संविधान सभा का निर्माण हो, भारतीय सदस्य संविधान बनाए, उस तर्क को मान्यता मिल गई। देखिए स्पष्ट लिखा है युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा, तो एक संविधान सभा बनेगी, ये बात जो है इसमें आई, और ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि डोमिनियन स्टेटस को स्पष्ट रूप से पहली बार इसमें स्वीकार किया गया अगस्त प्रस्ताव में। अभी तक डोमिनियन बात चल रही थी लेकिन आया नहीं था, तो स्पष्ट रूप से दो चीजें दिखी, एक तो संविधान के निर्माण की बात और दूसरी जो है डोमिनियन स्टेटस की बात। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव 1940 महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने इसे नहीं माना। कांग्रेस ने कहा कि भैया अब डोमिनियन का समय कहां रह गया, ये डोमिनियन का समय है, डोमिनियन की मांग तुम्हारी बहुत पहले थी, तुमने दिया नहीं, तो अब तो हम पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मांग कर रहे हैं, तुम डोमिनियन क्यों माने? तो ये बात। दूसरी बात ये कि आप जो युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की अभी बात करिए, तो केवल जो है भविष्य में क्या क्या आप करेंगे उसी का आप हमको जो है झांसा देना, और इन्हीं सब बातों पर कांग्रेस ने जो है इसका विरोध किया और अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने प्रारंभ किया, ठीक है। तो गांधी जी ने व्यक्तियों को चुनते थे और जो है ये सत्याग्रह होता था, ठीक है। तो ये गांधी जी द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति होते थे वही सत्याग्रह करते थे। बड़ा ये सीमित रूप में किया गया, ये सत्याग्रह तो सीमित रूप में किया गया। तो उस मेरी बात से कनेक्ट आप करिए, जो मैंने आपसे बात किया था जो है 1939 में लेनिन की घोषणा के बाद जो है तुरंत जनसंघर्ष क्यों नहीं हुआ, उसमें नेताजी का पक्ष और लोगों का पक्ष जो मैंने बताया था, जिसमें लोगों ने कहा कि अभी संगठन उतना मजबूत नहीं है, अभी जनता तैयार नहीं, ये सारी बातें हैं। और उसके साथ साथ ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ जो सीमित रूप में था, उसके पक्ष में गांधी जी ने जो बात कही वो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो उससे आप जोड़ लीजिएगा कि गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह को इसलिए सीमित स्तर पर चलाया जा रहा है कि देश में व्यापक उथल-पुथल न हो, बहुत अराजकता की स्थिति देश में न हो और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े, इसलिए इसका स्वरूप जो है सीमित रखा गया है। तो गांधी जी ने इस विषय पर क्या बोला वो मैं आपको जो है पढ़ करके सुनाना चाहूंगा ताकि आपकी क्लियरिटी जो है ठीक प्रकार से हो जाए और बड़ा अच्छा भी है तो वो आपको ठीक है। तो वायसराय को गांधी जी ने चिट्ठी लिखा और क्या बात कही उसको समझिए पत्र में। कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोधी है, कांग्रेस नाजीवाद यानी जर्मनी की विजय की उतनी ही विरोधी है जितना कोई अंग्रेज हो सकता है। तो अंग्रेज जितना विरोधी है नाजीवाद का उतना हम भी हैं, लेकिन उसकी आपत्ति को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता। उस समय बड़ा जबरदस्त भाषा पर लोगों का पकड़ रहता था, कितना बढ़िया कि लेकिन उसकी आपत्ति को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता। और चूंकि आपने तथा भारत सचिव महोदय ने, अब समझिएगा, चूंकि आपने और भारत सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि कांग्रेस चाहे जो भी कर रही है लेकिन भारत के जो नागरिक हैं वो जो है ब्रिटेन के साथ है इस युद्ध में, ठीक है। तो वही करें कि तथा भारत सचिव महोदय ने घोषणा किया कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट करना, अब गांधी जी लिख रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इसलिए यह घोषणा करना आवश्यक हो जाता है कि भारत का एक विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। और सबसे महत्वपूर्ण बात अब लिखी जा रही है, सुनिएगा, वह नाजीवाद तथा भारत पर शासन कर रहे लोगों में कोई अंतर नहीं समझता। तो ये बताना इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से कि भारतीय जो है ब्रिटेन के साथ नहीं है और जो है वो युद्ध के विरुद्ध भाषण करेंगे, तो यही हुआ। तो अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस ने खारिज किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ पौनार आश्रम महाराष्ट्र, ये पूरा लिखा नहीं मैंने जगह नहीं था, तो ये महाराष्ट्र है, पौनार आश्रम महाराष्ट्र। तो इसके पहले सत्याग्रही रहे विनोबा भावे। ऐसे करके आईएएस में प्रश्न पूछा गया, पीसीएस में तो पूछा गया कौन पहला सत्याग्रही, लेकिन आईएएस में थोड़ा रोचक ढंग से पूछता है, तो उसने पूछा कि पहला सत्याग्रही तो विनोबा भावे, लेकिन दूसरा कौन, तो दूसरा जैल नेहरू थे, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 बाद में जाकर के 25,000 से ज्यादा सत्याग्रही जो है इसमें दंडित किए गए, ठीक है। अब ये वो समय था जबकि जबरदस्त तरीके से धूरी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली ने वर्ल्ड वार में धूम मचा रखी थी और एक के बाद एक कई मोर्चे ये जीतते ही जा रहे थे। पर्सनल जापान की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का अधिकार हो गया, तो एकदम मलाया से लेकर के बर्मा तक पूरा जापानियों के अधिकार में आ गया। मार्च 1942 तक रंगून भी अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, तो एकदम जापानी भारत की सीमा पर आकर के खड़े हो गए। एकदम डर होने लगा कि भारत पर जापानी आक्रमण होगा, भारत पर जापानी आक्रमण होगा, भारत पर जापानी आक्रमण होगा। और मित्र उधर जो है जर्मनी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो एक बात जो है अब ये समझ में आ रही थी मित्र राष्ट्रों को कि भैया ऐसे क्रूशियल समय में जो है भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना ही करना चाहिए और इसके लिए अगर उनको स्वतंत्रता देनी हो तो स्वतंत्रता भी दे देना चाहिए। ऐसा दबाव जो है अमेरिका, रूस और चीन डालने लगे ब्रिटेन के ऊपर कि किसी भी तरीके से अच्छा स्वतंत्रता देकर बातचीत करके जैसे भी आपको समझ में आए भारतीयों का सहयोग लीजिए। विश्व युद्ध में बहुत क्रूशियल समय है, उनका सहयोग लेना ही चाहिए। तो वही मैंने लिखा, युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर मित्र देशों का दबाव, अमेरिका, रूस और चीन द्वारा दबाव होने लगा कि नहीं 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 अब भारतीयों का सहयोग लीजिए, अब चाहे जैसे लीजिए लेकिन लीजिए। तो उसी के तहत जो है 11 मार्च को ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई, ठीक है। तो पहली तारीख जब ये घोषित हुआ मिशन 11 मार्च, दूसरी तारीख स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे और जो कि लेबर पार्टी के नेता थे और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, कि स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। तो भारत पहुंचा 23 मार्च को और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने भारतीय नेताओं से बातचीत करने के बाद अपना प्रस्ताव जो है दिया। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था उसको हम जो है समझना चाहेंगे ताकि हमको जो है ठीक से एक एक बातें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखा जाए क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। पहला, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। तो डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा। संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय मतलब हर जगह पर जो है ये स्वयं निर्धारित करेगा कि इसका रास्ता क्या होगा। दूसरा, युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो अगस्त प्रस्ताव से ही उठा करके आ गया क्रिप्स में, अगस्त प्रस्ताव में ही बात थी ना। तो युद्ध की समाप्ति के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो ये बात कांग्रेस को तुरंत बुरी लगेगी, क्या भैया सबका चुनाव कराइए, मनोनीत क्यों करेंगे। अब मैं बताता चल रहा हूं कि विरोध क्या क्या। तीसरी बात, ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए संविधान की
कि अधोलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी, तो ब्रिटिश सरकार जो संविधान निर्मात्री संविधान सभा ने बनाया है संविधान, उसको इन शर्तों के साथ स्वीकार करेगी। तो यह शर्त बहुत खतरनाक है, इसको सुनिए। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। भारत को टुकड़ों टुकड़ों में खंडित करने वाला क्रिप्स का प्रस्ताव क्या कर रहा है? संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों का अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। तो जो पृथक हो जाएंगे वो मतलब देश में कई पृथक देश और कई संविधान हो जाएगा, पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा। नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। तो जो मैंने बोला है उसको एक पॉइंट बनाकर देख लीजिएगा, नहीं हर किताबों में आपको मिल जाएगा, आपके समझने के लिए मैंने बताया। तो आप समझिए कि इसमें जो है किस लेवल की बात होगी और इसको जो है कैसे जो है कांग्रेस मानेगी। तो कांग्रेस ने क्यों इसकी क्रिप्स प्रस्ताव को नहीं माना, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को, उसको समझ लीजिए। कांग्रेस ने किन किन पॉइंटों पर अपना विरोध जताया। भारत को पूर्व स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, वो जो पहला ही था। तो कांग्रेस ने कहा कि पूर्व स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन वगैरह नहीं चाहिए। दूसरी बात, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था। तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, सबको, अरे भैया लोकतांत्रिक तरीके से देश बनाना है, संविधान बनाना है, तुम जो मनोनयन लेकर क्या रहे, नहीं, ये गलत है। प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध है, उस तरह से तो तुम देश को तोड़ दोगे। तो ये सारे जो विषय थे इस पर जो है कांग्रेस ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था। इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। तो क्रिप्स प्रस्ताव यही थे। क्रिप्स प्रस्ताव पर जो है कांग्रेस की जो आपत्ति थी वो मैंने बताया। मुस्लिम लीग की जो आपत्ति थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग को अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक अलग पाकिस्तान चाहिए था और उसका विरोध यही था कि पाकिस्तान जैसी कोई बात इसमें नहीं थी। ठीक है, तो इन सब पर अप्रैल 1942 में कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। देखिए 4 पॉइंट महत्वपूर्ण क्रिप्स प्रस्ताव के थे, उसको तोड़ करके मैं यहां लिख सकता था, लेकिन मैंने आज ऐसा इसलिए किया कि थोड़ा सा जो है आप स्वयं से मेहनत करें तो आपको जो है चीजें और समझ में आएगी। आगे से ऐसे नहीं, एक ट्रायल के रूप में मैंने ऐसा किया तो ठीक है, वो कोई बहुत नहीं, मैंने बोला ही है, उसको आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएंगी चीजें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर आए और इसे विस्तार से पढ़ें। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है उसे एक बार हम दोहराना चाहेंगे। तो हमने देखा था कि अक्टूबर 1939 में बिना भारतीय जनमत की इच्छा के लॉर्ड लिलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है, यानी भारत भी जर्मनी के साथ युद्धरत है। कांग्रेस ने वायसराय के इस फैसले का मुखर विरोध किया और उसकी जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन में सरकार से यह मांग की कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में जाकर के भारतीयों का सहयोग विश्व युद्ध में प्राप्त हो, इस इच्छा से एक झांसा अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसमें यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा होगा, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसको विस्तारित किया जाएगा, उसमें अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और युद्ध के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने खारिज कर दिया और गांधी जी के नेतृत्व में एक सीमित स्तर पर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह सीमित स्तर पर क्यों प्रारंभ किया गया, इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में विस्तार से बताया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया गया, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इस दौरान यानी हम बात कर रहे हैं 1942 की, जापान बहुत मजबूत तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में आगे बढ़ रहा था और लगभग प्रत्येक मोर्चे पर उसने अंग्रेजी फौजों को धूल चटा दी थी और लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का अधिकार हो चुका था। दूसरी ओर हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने लगातार मित्र राष्ट्रों को परेशान किया हुआ था और ऐसे समय में, इस क्रूशियल समय में मित्र राष्ट्रों को यानी रूस को, अमेरिका को, चीन को यह बात समझ आ रही थी कि इस समय भारतीयों का सहयोग मित्र राष्ट्रों को मिलना ही चाहिए और इसलिए उनसे बातचीत की जानी चाहिए। अगर उन्हें स्वतंत्रता देनी पड़े तो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या कुछ भी करना हो, लेकिन उनका सहयोग किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राप्त करे। और इस दबाव में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया, जिसकी सिफारिशों को बड़े विस्तार से मैंने आपको बताया था। कांग्रेस को क्या क्या परेशानी थी, उन प्रस्तावों से क्या क्या आपत्ति थी, वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो कुल मिला करके ये जो क्रिप्स मिशन आया था ये भी असफल हो गया। तो इतना हमने बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब आते हैं इस लेक्चर पर। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो सबसे पहले तो यहां पर मैंने लिखा है कि संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया। अभी तक हम पीछे बहुत सी बातें करते हुए आ रहे हैं नेताजी वाले लेक्चर में, जो लोग सीरियस हैं, जो देखते होंगे सब लेक्चर, उनको पता है। तो संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। तो संवैधानिक गतिरोधों को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने इस बात को सबके बीच उजागर कर दिया कि अंग्रेजों का जो रुख है, ब्रिटेन का जो रुख है वो अपरिवर्तित है और अब बातचीत करके अंग्रेजों से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और क्रिप्स में ये डोमिनियन हमको दे रहा है, अगस्त ऑफर में भी ये डोमिनियन दे रहा है।
तो अब यह बात सबको समझ में आ गई कि भारतीयों की अधिक समय तक छुट्टी का अर्थ होगा कि भारतीय अपना भविष्य ब्रिटेन के हाथों में सौंप दें। तो अब एक जन संघर्ष होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि उसी तरह का हो जाए जो है स्थिति जो कि प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिला था। बहुत से वादा किए गए थे लेकिन उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। तो क्रिप्स मिशन की असफलता पहला कारण, युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई। तो युद्ध होता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। एक चीज और होता है कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जो चैन होती है वो भी बिगड़ जाती है। तो यहां जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, चावल, नमक, उनकी कीमतें बढ़ गई और इससे जनता भड़क गई। और जनता भड़क गई तो कांग्रेस को लगा कि यही उचित समय है इनके क्रोध को राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित करने का। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय, तो ये जो अजयता का सिद्धांत था वो टूट रहा था, ब्रिटेन पराजित हो रहा था दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय से भारतीयों के अंदर संघर्ष करने की एक नई भावना आई, भाई अब ये पराजित हो रहा है। और इन सब से जो हुआ वो हुआ ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जनता में अविश्वास। कहा जाने लगा कि लोग बैंकों से अपना पैसा निकालने लगे। लोगों को ये लगने लगा कि जापान तो आ गया ना बर्मा तक, रंगून तक, तो जापान यहां पर कब्जा कर लेगा। और वहां से जो शरणार्थी मलाया वगैरह से भारत में आ रहे थे तो वो बता भी रहे थे कि अरे ये सब हार जा रहे हैं, ये कमजोर हो चुके हैं। तो एक अविश्वास ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति लोगों के मन में आया और इन सबने मिल करके जन संघर्ष का एक वातावरण तैयार कर दिया। तो अब हम घटनाक्रम देखेंगे। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया। तो गांधी जी ने कहा कि संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अंग्रेज भारत से वापस चले जाए। यहीं पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यहीं पर गांधी जी ने कहा था वर्धा में ही कि मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ी संस्था खड़ा कर दूंगा। तो यहीं पर हालांकि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे हम भारत छोड़ो कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और यहां पर भारत छोड़ो प्रस्ताव एक प्रकार से हम कहें तो अनुमोदित हो गया। और यहां पर जो है ये इस प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश शासन को हम अभी से समाप्त मान लें और दूसरा कि गांधी जी को इस संघर्ष का नेता घोषित किया गया इस प्रस्ताव में। ठीक है, तो ग्वालियर टैंक मैदान में बंबई में कांग्रेस का सम्मेलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव अनुमोदित। अब इस पॉइंट को मैंने यहां लिखा है, इस पर मैं आता हूं। तो यहां पर 70 मिनट का जबरदस्त भाषण गांधी जी ने दिया और उसमें विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने निर्देश दिया। यानी एक प्रकार से हम कहें तो यहां हम लिख सकते हैं आंदोलन की रूपरेखा, जो हमने लिखा है विभिन्न वर्गों को गांधी जी का निर्देश। अपने भाषण में गांधी जी ने विभिन्न वर्गों को क्या निर्देश दिया, आंदोलन की क्या रूपरेखा बताई, उसको समझ लीजिए। गांधी जी ने कर्मचारियों से कहा, यानी सरकारी कर्मचारी, यानी अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र ना दें। देखिए मैं कहता हूं गांधी मास्टर पॉलिटिशियन। तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बात तो जानते ही होंगे कि चाहे कुछ हो जाए, सरकारी सेवक जिस प्रकार का वो है ना कि उत्तरदायित्व विहीन शासन का अधिकार, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो गांधी जी ने कहा कि भैया कमी कम की बात करो, सेवा से त्याग पत्र न दें, सरकारी कर्मचारी सेवा से त्याग पत्र न दें, किंतु कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। तो सेवा में तो बने रहे लेकिन कांग्रेस से अपनी निष्ठा व्यक्त करें। सैनिक, अब यहां यह समझिएगा यही दो वर्ग है जिसके दम पर ब्रिटिश राज भारत में था। तो पहले तो सरकारी कर्मचारियों से क्या कहा गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद क्या बोला था अदालत में, मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। बहुत से कर्मचारियों को यह लगता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो सेवा से त्याग पत्र न दें तो कांग्रेस से अपनी निष्ठा घोषित करें। सैनिक, देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तो इतना करें सैनिक कि भैया देशवासियों पर, अपने भाइयों पर, अपने बंधुओं पर गोली न चलाएं। अंग्रेज कहे कि गोली चला दो, ये दंगाई है, कहे हम गोली नहीं चलाएंगे, ये हमारे भाई हैं। तो ये चीज, हालांकि ये हुआ नहीं। छात्रों को क्या निर्देश कि आजादी तक लड़ने का साहस हो तब पढ़ाई छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ करके और फिर भारत छोड़ो आंदोलन है। और इसी में गांधी जी भी कहेंगे डू और डाई, करो या मरो, तो करो और मरो की स्थिति हो तब पढ़ाई छोड़ो। कि भाई पढ़ाई छोड़ दिया तभी पकड़ूंगा जब भारत आजाद हो जाएगा। तो आजादी, यही भारत की आजादी की बात है। आजादी तक लड़ने का साहस हो तो पढ़ाई छोड़े, वरना पढ़ाई करते रहे और आंदोलन में दे। राजा महाराजा क्या करें, देशी रियासतों की बात हो रही है, जनता को सहयोग करें और दूसरा करें अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकारें। अब राजशाही अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। और तीसरा क्या करें, तो अपने को भी भारत का अंग घोषित करें। तो ये बात हुई। अब यहीं पर गांधी जी ने कहा सबसे जो है कि मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूं, छोटा सा मंत्र है, इसको अपने हृदय में बसा लीजिए, इसे अपनी सांसों में बसा लीजिए। और वो मंत्र है करो या मरो। तो भारत को या तो आजाद करवाएंगे या अपना बलिदान करेंगे, बस दो ही रास्ता, करो या मरो। तो अब इतनी बात गांधी जी ने की, ये बैठक हुई, निर्णय हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी वो पूरी तरीके से तैयार थी। एक तो विश्व युद्ध में फंसी हुई थी, अब अंदर से इस तरह का गतिरोध, भारत के अंदर से गतिरोध हो तो दो मोर्चों पर फंस जाएगी सरकार। तो सरकार ने तय किया था कि एकदम कुचल देना है और इसलिए ऑपरेशन जीरो आवर चला करके, तो कहे तो 8 अगस्त की रात्रि से लेकर के 9 अगस्त की सुबह तक, जब जिस दिन से आंदोलन शुरू होना था, लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी स्वयं गिरफ्तार कर लिए गए और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। यानी आंदोलन क्या हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। आंदोलन का कोई नेतृत्व बड़े लेवल पर करने वाला नहीं था, लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी बड़े नेता गिरफ्तार। तो अब हम देखेंगे आंदोलन का प्रसार। अब जो मैंने लिखा, स्वतः स्फूर्त जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया। तो अब एक चीज ये समझ लीजिए कि जो पिछले आंदोलन थे, हालांकि जो गांधीवादी आंदोलन रहे उसमें केंद्रीय कार्यकारिणी एक
रूपरेखा तय कर देती थी और नीचे के लोग संघर्ष करते थे, ये तो था ही। लेकिन असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विपरीत ये देखें तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि स्वतः स्फूर्त था, कोई नेता नहीं था। ये स्वतः स्फूर्त जनता से ही उठ खड़ा हुआ और लोकल लेवल पर जो है नेता उठ करके आने लगे, तो स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया तथा सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। तो एक प्रकार से जो है जो सरकारी भवन छोटे स्तरों पर कहे तो थाने होते थे, रेलवे स्टेशन होते थे, तो वहां पर यह कार्य जो है होता था। 14 अगस्त 1942 को जिस जिले का मैं निवासी हूं वहां एक धानापुर थाना उस समय था, आज भी है, तो उस पर जो है डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी से करा, लोकल लीडर उभरे हमारे यहाँ, डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी थे, गांधीवादी डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी। तो ये लोग भी अब कहे कि गांधी जी ने तो घोषणा कर दी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो जो है चलिए थाना पर वो गए, तो वहां पर मुसलमान दरोगा था, इंस्पेक्टर था। अब आप समझिए लोकल लेवल पर थोड़े अंग्रेज होता था, थाने पर भी अंग्रेज नहीं होता था, जिले में अंग्रेज अधिकारी होते थे, उससे नीचे अंग्रेज अधिकारी होता ही नहीं था। और अब तो स्थिति ये हो गई थी कि जिले लेवल पर एसपी वगैरह भी भारतीय होने लगे थे, डीएम भी भारतीय होने लगा था, तो भारतीय ही थे, मुसलमान थे वो, और 3 उनके सिपाही थे। इन्होंने कहा, सैकड़ों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी कि भैया यूनियन जैक को हटाओ, तिरंगा लगाना एकदम भारत आजाद हो। गांधी जी ने कहा दिया करो अमर, तो वो पूरा अड़ गया। मैं बताना चाहता हूं ये सिचुएशन, वो पूरा अड़ गया। कार्य कैसे होगा, वो भी भारतीय अड़ गया। और जब इन्होंने कहा कि देखो करो या मरो, हम जो है तिरंगा फहराएंगे ही फहराएंगे चाहे जो हो जाए, तो उसने कहा कि नहीं। और जब कामता प्रसाद विद्यार्थी तिरंगा फहराने के लिए चले, तुरंत जो है उनके ऊपर गोली चलाई गई। तो एक व्यक्ति जो है सामने आ गए, उनको गोली लगी, वो जो है धराशायी हुए। दूसरी गोली चली, दूसरे लोग धराशायी हुए। तीसरी गोली चली, तीसरे लोग जो है धराशायी हुए। डॉक्टर कामता प्रसाद विद्यार्थी सुरक्षित बचे रहे। हालांकि अब इतने से जो है जनता भड़क गई और उसने उन 3 सिपाही प्लस जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको जो है पकड़ा और खूब जो है उनको पीटा और उनकी जनता ने हत्या कर दी। तो उसमें 3 लोग शहीद हुए थे जो है। अब उस तरह से देखें तो सारे लोग भारतीय पक्ष के ही थे, वो तीनों सिपाही भी और वो इंस्पेक्टर भी और ये आंदोलनकारी भी, 3 लोग जो है। तो उसमें एक शहीद हीरा सिंह जी थे जो कि मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसमें वो जो है शहीद हुए थे 3 लोगों में। तो कहने का मतलब है कि लोकल लेवल पर उसको जैसे मैंने समझा और लोग बताते हैं, तो उस लेवल पर इस चीज को पढ़ते हुए समझ में आता है। तो आप लोग भी पता करिएगा कि आप लोगों के लेवल पर क्या क्या हुआ, ये सब पता करनी चाहिए चीजें। तो सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहरा दिया गया, अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गई। तो यहाँ दानापुर पर तिरंगा फहराने के बाद जो है सकलडीहा रेलवे स्टेशन, वहां पर रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। तो यहाँ का मुझे पता, तो रेल की पटरियां उखाड़ी गई, तार व टेलीफोन की लाइनें काटी गई, थानों पर हमला किया गया, छात्रों ने हड़ताल किया, अनेक जगहों पर मजदूरों ने हड़तालें कर दी। तो जो बड़े बड़े नगर थे वहां पर मजदूरों ने काम रोको अभियान चलाया, हड़ताल कर दी। तो इतना तो आपको दिख रहा होगा। अब जो नहीं दिख रहा है वो मैं पॉइंट बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन, अरोड़ा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रहकर कार्य किया। तो ये लोग जो है अंग्रेजी सरकार के आंख में धूल झोंक करके काम करते रहे। जिन लोगों का मैंने नाम लिया, ऐसे बहुत लोग थे जो महत्वपूर्ण नाम है, उनको मैंने यहां पर लिखा है। तो ये लोग जेल में नहीं गए। जयप्रकाश नारायण जी तो जेल में गए भी थे, लेकिन इन्होंने जेल की दीवारों को फांद करके फिर ये बाहर आ गए थे। तो जेल में जाने के बाद तो ये लोग जो है भूमिगत रह करके आंदोलन को लगातार जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। क्यों? राष्ट्रीय नेता तो सब जेल में थे, तो यही लोग जो है ऐसे कर रहे थे, तो भूमिगत करके। और इस दौरान एक बात और समझ लीजिए कि इस दौरान जनता ने खूब सहयोग किया, बहुत व्यापक स्तर पर इन आंदोलनकारियों को सहयोग दिया गया जनता के द्वारा। और इसीलिए कहा गया कि ये जो भूमिगत शब्द मैंने लिखा है, इसको कहा गया कि भूमिगत की परिभाषा इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरा देश ही इसमें समाहित हो जाए। यानी सब जगह से समर्थन था और हर जगह इनके लिए भूमिगत थी, ये कहीं भी छुप सकते थे, सभी घरों के दरवाजे खुले थे। इस तरह का अभूतपूर्व उत्साह जो है पहले के आंदोलनों में नहीं देखा गया और इसमें भारी पैमाने पर हिंसा हुई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी पर अंग्रेज लगातार दबाव डाल रहे थे, लगातार दबाव डाल रहे थे कि देखिए हिंसा हो रही, हिंसा हो रही, हिंसा हो रही, आप हिंसा करो। तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि गांधी मास्टर पॉलिटिशियन थे और उन्होंने कहा कि ये हिंसा तुम्हारे कारण हो रही है, तो मैं निंदा नहीं करूंगा हिंसा की। उससे पहले चौरी चौरा की एक घटना से असहयोग आंदोलन पूरा गांधी जी ने वापस खींच लिया था और ये पूरा भारत छोड़ो आंदोलन हिंसा 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 ही थी, बहुत हिंसा हुई। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं जो है हिंसक आंदोलनकारियों की निंदा नहीं करूंगा। इसका कारण यह है कि ये तो आप ही का कार्य है जिसकी जो है जिसका फल आपको मिल रहा है, इसमें क्या उनका दोष। तो इस तरह से इनकी स्ट्रेटेजी, असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी ने क्यों आंदोलन वापस ले लिया, ये सब मैंने अपने फेसबुक पे द स्टडी पर लिखा है, तो वहीं से बात आ गई, तो मैंने बता दिया। तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत रहकर कार्य किया। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, उसका भी उत्तर इसमें है कि भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो, भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया। भूमिगत आंदोलनकारियों ने कांग्रेस रेडियो का भी संचालन किया, जिसे बंबई में उषा मेहता ने प्रारंभ किया, जिसे बंबई में उषा मेहता ने प्रारंभ किया। ये 2 नंबर का प्रश्न सीधे सीधे पूछता है कई बार, और इस पर जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बराबर प्रसारण करते रहे। तो ये हमने देख लिया कि आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से था। इस आंदोलन में एक और नई चीज देखने को मिली और वो थी कि कई जगहों पर समानांतर सरकारें बन गई। तो ब्रिटिश सरकार के पैरेलल कई अन्य सरकारें बन गई। तो समानांतर सरकार, इस आंदोलन के दौरान देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। तो पहली सरकार बनी बलिया में, बागी बलिया इसको कहते हैं, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, बागी बलिया में चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में, जो कि अपने को गांधीवादी कहते थे, और अगस्त 1942 में ही यह सरकार बन गई। हालांकि यह सरकार जो है कहा जाता है कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक चली, तो बड़ी अल्पकालिक रही, लेकिन सरकार बन गई। पूरा जो पावर था डीएम का वो आ गया आंदोलनकारियों के हाथ में, और इन्होंने पावर में आते ही जितने कैदी थे कांग्रेसी नेता उनको इन्होंने छोड़ दिया। एक दूसरी सरकार बनी मिदनापुर के तामलुक जगह पर बंगाल में, और यह सरकार कहा जाता है कि दिसंबर 1942 से सितंबर 1943 तक चली, जिसका नाम था जातीय सरकार, जातीय सरकार। तीसरी सरकार बनी
बंबई के सतारा में, और यह सरकार सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी। यह बनी 1943 के मध्य में और यह चली 1945 तक। इसके नेता थे वाईवी चौहान और नाना पाटिल। इस सरकार का नाम था प्रति सरकार। ठीक है, तो अब इतना हमने पढ़ लिया, प्रसाद देख लिया, समानांतर सरकारों को हमने देख लिया। तो अब हम ये समझना चाहेंगे कि विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या थी। तो अगर आपको लिखना होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो आप जो है इसको नीचे कर दीजिएगा और इसी के बीच में एक टाइटल दीजिएगा, विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया। तो विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया क्या थी? तो साम्यवादी दलों ने इस आंदोलन की आलोचना की, जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने इस आंदोलन की आलोचना की, और उसके पीछे जो आधार था वो ये था कि मित्र देशों की तरफ से लड़ रहा था रूस, और इसलिए ब्रिटेन मित्र देश था, तो उसके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई उनको पसंद नहीं है। हालांकि केंद्रीय रूप से चाहे कम्युनिस्ट कुछ भी करें, आंदोलन के दौरान जो है जो निचले स्तर के साम्यवादी थे उनको तो समझ में आया ही कि विचारधारा बाद में देश पाले। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन की आलोचना की और उसने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं, वरन भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। तो मुस्लिम लीग को लगता था कि इसी वातावरण में सारी चीजें चलेंगे तो पाकिस्तान की उसकी बात जो है शायद पीछे रह जाए। तो अभी देखिए, मुस्लिम लीग को मैं इतना पढ़ा चुका आपको राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन ठीक से पिक्चर में लेकर के मैं नहीं आया हूं। तो कहीं कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपको थोड़ी समझ में कमी हो क्या, तो अब बस आगे ही जाकर के मैं पूरा जो है पाकिस्तान निर्माण होने की कहानी आपको बताऊंगा, पूरा एकदम चार्ट से बात करेंगे, एफसीएस फार्मूले के साथ बात करेंगे, फैक्ट, कांसेप्ट और आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से सब बताऊंगा कि कहां से कैसे हुआ। एक बार जो है वो लेक्चर हो जाएगा तो सब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने ये कहा कि भैया ये अंबेडकर जी ने इसे पागलपन भरा काम कहा कि ये तो पागलपन किया जा रहा है, ये भारत छोड़ो आंदोलन। हिंदू महासभा प्लस अकाली दल ने भी इसकी आलोचना की। तो ये लोग जो विभिन्न दल थे उनकी प्रतिक्रिया रही। अब हम देखेंगे कि सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही। तो यहां तो हमने चूंकि घटनाक्रम दिखाया था, तो 9 अगस्त 1942 में यही बता दिया, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती। तो सरकार की प्रतिक्रिया जो रही वो रही पूर्ण रूपेण कुचलने की नीति। एकदम सरकार ने जो है दमनात्मक कार्य प्रारंभ किया। तो क्या किया कि पूरी तरह प्रेस का गला घोंट दिया गया, उसकी आवाज दबा दी गई, आंदोलनकारियों पर मशीन गनों से गोलियां चलाई गई और हवा में बम बरसाए गए। तो इस लेवल पर जो है पुलिस और खुफिया पुलिस का राज चारों तरफ था। तो खुफिया पुलिस जो है एकदम चारों तरफ फैल गई और क्या क्या करना वो सारी चीजें। पुलिस और सेना की गोलाबारी में लगभग 10,000 लोग मारे गए। तो इतना किसी आंदोलन में नहीं मारे गए, निश्चित रूप से यह संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त साहस दिखाया। हालांकि इन्होंने दमन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से किया। जो मैं आपको घटना बता रहा था दानापुर की, उसमें करीब 70-72 लोगों पर मुकदमा चला। ये स्थिति थी। हालांकि तुरंत भारत आजाद हो गया तो वो लोग छूट गए। तो अब आंदोलन का हम मूल्यांकन करेंगे कि इस आंदोलन ने क्या पाया। एक तो हो गया आंदोलन का मूल्यांकन, और एक अपने स्टाइल में जैसे हम चीजों को लिखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या पाया। तो क्या पाया उसको देखिए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि भैया स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो है चलाना करो या मरो के लिए चला, लेकिन भारत को आजाद हुआ नहीं, स्वतंत्रता तो मिली नहीं, अंग्रेज तो भारत छोड़ करके गए नहीं, ये तो नहीं हुआ। किंतु इस आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की जड़ें अब बहुत गहरे तक प्रवेश कर गई हैं। तो धीरे 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 जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी वो अब बहुत गहरे तक भारतीयों के अंदर घुस चुकी है। इस आंदोलन के प्रसार में यह देखने को मिला, और इसलिए यह बात एकदम ब्रिटिशों को स्पष्ट हो गई कि बिना भारतीयों की इच्छा के अब भारतीयों पर शासन करना संभव नहीं है। तो भारतीयों की इच्छा के विपरीत भारतीयों पर शासन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस आंदोलन ने कई देशों को भारतीय जनमानस के साथ खड़ा कर दिया। तो कई देशों की संवेदना भारतीय जनमानस के साथ दिखी, जिसमें से चीन के मार्शल चियांग काई शेक ने कहा कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यही है कि वे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। तो चियांग काई शेक की इस बात का तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने समर्थन किया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें भारत छोड़ो आंदोलन ने पाई। अब इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन एक संघर्ष का और बिंदु दिखेगा जो कि नेताजी वाले लेक्चर से कनेक्ट होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। तो आईएनए मुकदमे और नौसेना विद्रोह, तो इस डिटेल फ्लो चार्ट पर आए उससे पहले पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा है उसे एक बार हम रिकॉल करना चाहेंगे। तो हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के मौके के रूप में देखा, और उन्होंने अब कांग्रेस पर लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि अंग्रेजों की परेशानियां ही भारतीयों के मौके हैं। तो ऐसे समय में जबकि यूरोप में ब्रिटेन को हिटलर के नेतृत्व में जर्मन पीट रहे हैं, ब्रिटेन यूरोप में फंसा हुआ है, ऐसे समय में भारत के अंदर से भी हमें एक सशक्त जन आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे कि ब्रिटेन 2 मोर्चों पर फंस जाए। एक तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मोर्चे पर फंसा हुआ ही है, और दूसरा भारत के अंदर से एक जन आंदोलन चलेगा तो भारत के अंदर भी वो फंस जाएगा, तो 2 मोर्चों पर फंस जाएगा। ऐसे समय में जबकि वो हार रहा है, हो सकता है कि हम इस जन आंदोलन के माध्यम से आजादी को प्राप्त कर लें। लेकिन विभिन्न कारणों से नेताजी बोस की इस बात को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया, और क्यों किया, क्या कारण दिया, उस सब मैंने आपको बताया है उन लेक्चर्स में विस्तार से। अंत में नेताजी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के सहारे ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रयास किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने नेताजी बोस को जेल में बंद कर दिया, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने नेताजी बोस को उनके एल्गिन रोड कलकत्ता वाले घर पर नजरबंद कर दिया। नजरबंद जब नेताजी थे तो वो छटपटा रहे थे, उन्हें एक बात स्पष्ट थी अपने दिमाग में कि विश्व युद्ध ने मौका दिया है भारत को आजादी दिलाने के लिए, और ऐसे एक समय में मैं घर पर सोकर अपना समय नहीं बिता सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा।
नहीं तो भारत माता मुझे माफ नहीं करेगी। और इसलिए एक बहुत ही साहसिक फैसला नेताजी बोस ने ले लिया और उसके बाद नेताजी बोस अपने भतीजे शिशिर बोस की मदद से एल्गिन रोड कलकत्ता वाले अपने घर से अंग्रेजों के पहरे को तोड़ते हुए निकल गए और गोमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां से उन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ी और उसके बाद नेताजी बोस पेशावर चले गए। पेशावर से नेताजी बोस गद्दार भगत राम तलवार के साथ काबुल पहुंचे, पैदल यात्रा तय हुई। काबुल से नेताजी बोस रूस पहुंचे और वहां से फाइनली नेताजी बोस जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में जर्मन सरकार की मदद से नेताजी बोस ने मुक्त भारत केंद्र, मुक्त भारत रेडियो और एक सेना जिसे नाम दिया गया फ्री इंडिया लीजन बनाई। हालांकि जब रूस में जर्मन फंसने लगे और यह स्पष्ट होने लगा कि अब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार जीत नहीं पाएगा, तो नेताजी बोस ने यह मन बना लिया कि अब उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व एशिया में उस समय तक जबरदस्त कैंपेनिंग जापान चला रहा था। वो सिंगापुर को भी जीत चुका था, वो भारत के दरवाजे पर आ चुका था, वो रंगून को भी जीत चुका था। और ऐसे समय में यहां पर आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह के नेतृत्व में हो गई थी। यहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के माध्यम से रास बिहारी बोस जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने जापानी सरकार ने नेताजी बोस को चिट्ठी लिखी और नेताजी बोस फाइनली सिंगापुर आए। वहां पर उन्होंने आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी और आईआईएल यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व संभाला, एक अपनी सरकार बनाई, राजधानी सरकार जिसका नाम था आरजी हुकूमत आजाद हिंद। और फाइनली धीरे धीरे नेताजी बोस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में जो है आईएनए के लिए सहयोग प्राप्त करते रहे। और एक परिस्थिति ऐसी आई कि आईएनए प्लस जापानी सेना ने मिलकर के ब्रिटिश भारत पर इंफाल और कोहिमा के रास्ते आक्रमण किया, जो कि असफल हो गया। वो क्यों असफल हुआ, ये सब मैंने बड़े डिटेल में बताया है। तो हमने एक बार पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो अब आ जाते हैं इस जो है फ्लो चार्ट पर। तो मार्च 1944 इंफाल और कोहिमा का युद्ध आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी प्लस जापानी सेना विरुद्ध किसके मित्र देश ब्रिटेन। तो इसमें क्या हुआ, युद्ध में अंग्रेजों की विजय, आईएनए के अनेक युद्धबंदी पकड़े गए। तो आईएनए हार गई, रंगून पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का, अंग्रेज फाइनली सिंगापुर पर भी कब्जा कर लिए। तो आईएनए के अनेक युद्धबंदी पकड़े गए। अंग्रेजों की विजय में शाही वायुसेना यानी आरएएफ रॉयल एयर फोर्स की महत्वपूर्ण भूमिका। तो यहां इसको मैंने इसलिए लिखा है कि आगे जाकर के मैं ये बताऊंगा कि जिस आरएएफ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस मोर्चे को अंग्रेजों को जितवाने में, वही आगे जाकर के अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में सर्वनाश करने में एक जो है महत्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाएगी। उसको हम आगे देखेंगे। तो इसी दौरान जो है ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री चुन करके आ गए। तो विंस्टन चर्चिल जो कि भारत विरोधी ब्रिटिश प्रधानमंत्री था और जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को लीड किया था, उसी के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रिटेन जीता था, उसको वहां की जनता ने विश्व युद्ध जिताने के बाद भी नकार दिया। यानी विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार के चुनाव के बाद जो ब्रिटेन में चुनाव हुए उसमें बुरी तरह से हार गया। युद्ध तो उसने जिता दिया लेकिन हार गया। तो एक चीज समझिए कि विंस्टन चर्चिल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भारत का बहुत विरोधी था और निश्चित रूप से वो जब तक प्रधानमंत्री रहता तब तक जो है भारत को आजादी नहीं मिल पाती। उसने एक वक्तव्य खुले तौर पर दिया था कि ब्रिटेन के संप्रभु ने मुझे अपना प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया है कि मैं उसके साम्राज्य को छोड़ दूं, यानी भारत को छोड़ दूं, तो उसको जो है मैं कब्जा करके ही रखूंगा। ये जबरदस्त जो है भारत विरोधी था विंस्टन चर्चिल और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो है बंगाल का अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और ये क्लीमेंट एटली जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया जुलाई 1945 में, जबकि ब्रिटेन में सरकार परिवर्तित हो गई। भारत विरोधी प्रधानमंत्री की जगह एक प्रकार से कहे तो भारत समर्थक प्रधानमंत्री चुन करके आ गया। तो ये युद्धबंदी जो यहां पकड़े गए थे इस मोर्चे पर और फिर फाइनली अंदर तक रंगून सिंगापुर वगैरह से ये आईएनए के सैनिक इनका जो है ट्रायल करना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। तो यहां मैं ये बताना भी चाहूंगा आपको कि आईएनए के जो सैनिक पकड़े गए थे उसमें भी अंग्रेजों ने 3 वर्गीकरण किया था। एक को इन्होंने कहा सफेद, एक को इन्होंने कहा भूरा और एक को इन्होंने कहा काला। तो सफेद यानी कि ऐसे आईएनए के सैनिक जो कि मजबूरी में आजाद हिंद फौज में आ गए थे यानी दबाव में आ गए थे, उनको तो उन्होंने उनके ऊपर कोई सजा नहीं चली। ग्रे को भी उन्होंने ढीला ढाला माना और इसलिए कुछ को जो है उन्होंने छोड़ा और कुछ को सेना में रख लिया। जो काला वर्ग था उन पर मुकदमा प्रारंभ हुआ। इस तरह से वर्ग बनाए थे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ऐसे आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो इन आईएनए के युद्धबंदियों पर इन्होंने जो है मुकदमा चलाना प्रारंभ कर दिया जो पकड़ करके आए थे। तो मुकदमा किस लिए? मुकदमा इसलिए कि इन्होंने जो है भारत के साथ यानी ब्रिटिश सरकार के साथ जो है गद्दारी की है, ये गद्दार है, इस बात पर जो है मुकदमा शुरू हुआ। तो 10 मुकदमों की एक फेरिस्त थी जिसका पहला मुकदमा जो है चला लाल किले पर और यही सबसे प्रसिद्ध मुकदमा रहा उन 10 में। तो आईएनए के अधिकारियों के लाल किले का मुकदमा प्रारंभ और यहां पर जिन 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा चला उनके नाम थे पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, तो अब इन युद्धबंदियों पर मुकदमा प्रारंभ हो गया, लाल किले पर चलने लगा। तो यहां पर इतिहासकार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे अंग्रेजों जैसी एक चालाक कौम ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तो गलती क्या थी? तो पहली गलती यह थी कि इन्होंने खुले में ट्रायल शुरू कर दिया, यानी कोर्ट रूम में बहस नहीं चल रही थी, बहस खुले में चल रही थी। हजारों हजारों लोग जुटते थे बहस को सुनने के लिए। दूसरी गलती इन्होंने की कि अभी तक जो सिद्धांत इनका था भारत में फूट डालो और राज करो, उसकी जगह इन्होंने जोड़ो और भागो की रणनीति अख्तियार कर ली। वो कैसे? देखिए, पीके सागल क्या थे? हिंदू थे। शाहनवाज खान क्या थे? मुसलमान थे। गुरबख्श सिंह ढिल्लो क्या थे? सिख थे। यानी भारत की 3 बड़ी कौमों के एक प्रकार से प्रतिनिधि ये तीनों लोग हो गए। पीके सागल के साथ कुछ होता है तो हिंदू हित प्रभावित होता है, शाहनवाज खान के साथ कुछ होता है तो मुसलमानों के हित प्रभावित होते हैं, गुरबख्श सिंह ढिल्लो के साथ कुछ होता है तो सिखों का, यानी कि 3 बड़ी कौमों का इंटरेस्ट एक कर दिया अंग्रेजों ने। तो यह बहुत बड़ी गलती कि 3 कौमों को एक ही मंच पर लाकर के अंग्रेजों ने खड़ा कर दिया। यह गलती अंग्रेज कैसे कर गए, इस बात पर जो है इतिहासकार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अब यहां तो नारा एकदम उल्टाना पड़ गया। पहले क्या? फूट डालो राज करो, और यहां क्या है कि जोड़ो और भागो। तो अब जो है यहां पर मुस्लिम लीग जो कि इससे बहुत पहले से ही अब एकदम कांग्रेस विरोधी हो गई थी, वो मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ इसी मुकदमे के दौरान आ गई। और जो है जो सिख लीग थे, जो सिखों के नेतृत्व करता अकाली वगैरह जो है, वो यूनियनिस्ट पार्टी वगैरह, ये सब लोग जो है इस मुकदमे के दौरान, और लगभग मैं कहूं तो भारत की सभी बड़ी पार्टियां इन मुकदमों के दौरान जो है एक साथ आ गई और इन मुकदमों का विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ये गद्दार नहीं थे। तो
यहां पर जो मैं गलती बता रहा हूं उसको भी समझ लीजिए, इस पर हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं मुख्य डिस्कोर्स में आए हैं चर्चा के, ये आप लोग देख रहे होंगे, और इसीलिए नेताजी से जुड़े लेक्चर्स पर मैंने जो है काफी जोर दिया है, आगे जाकर के भी नेताजी की चर्चा ज्यादा होगी बदली हुई सरकार की परिस्थितियों में, ऐसा हमको दिख रहा है। तो यहां पर एक चीज बताया जाता है कि यह गलती इसलिए हुई क्योंकि अभी नई नई सरकार आई थी, इसको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कमन होता। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों को यह लग रहा था कि जब इनके ऊपर खुले में मुकदमा चलाया जाएगा तो भारतीय इनके कृत्यों को देखेंगे तो इनको जो है घृणा के रूप में देखेंगे और इनको गद्दार मानेंगे, जबकि इसके ठीक विपरीत हो गया। भारतीयों ने इनको जो है नायक के रूप में देखा। अब भारतीय भले ही कहते हो कि ब्रिटिश सरकार, लेकिन मन में तो सबके यही था कि अंग्रेज दूसरे हैं, हमारे नहीं है, ये जबरदस्ती देश पर कब्जा किया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही मैं बता रहा हूं कि नई चुनी हुई सरकार का कम अनुभव ये अनुमान ही नहीं लगा पाई ये। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जाती है वो ये कि अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि हमारे खिलाफ गद्दारी करने का क्या नतीजा निकल सकता है, तो हमारे खिलाफ गद्दारी करोगे तो हम क्या करेंगे, ये सार्वजनिक रूप से अंग्रेज भारतीयों को दिखाना चाहते थे, ताकि भारतीय ये ठीक प्रकार से समझ लें कि अंग्रेजों से टकराना नहीं चाहिए। और चौथी बात कि लाल किले के माध्यम से, खुले में क्यों, लाल किले पर क्यों, तो लाल किले के माध्यम से, क्योंकि लाल किला मुगलों के समय से जो है सत्ता का केंद्र हो चुका था, तो लाल किले के माध्यम से पूरी दुनिया को अंग्रेज ये बताना चाहते थे कि भारत और भारतीयों पर उनकी पकड़ अस्थायी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी ये जीत कर आ चुके थे। तो इतने कारण थे जो कि सब उल्टे पड़ गए, अंग्रेज जो है देखते ही रह गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पीके सहगल, हिंदू, शाहनवाज खान मुसलमान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख, इन लोगों पर भारतीय दंड संहिता 121 के तहत राज्य के विरुद्ध युद्ध भड़काना, 302 के तहत कत्ल करना और सबसे मुख्य गद्दारी, राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ठीक है, मुकदमा जो है प्रारंभ हो गया। अब आईएनए की बहादुरी को जनता में जबरदस्त लोकप्रियता मिली। मतलब कांग्रेस के नेता देख करके तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि जबरदस्त तरीके से भारतीयों ने इनकी वीरता को सलाम किया और इनके समर्थन में सशक्त आंदोलन के रूप में वो एकत्रित होने लगे। एक सशक्त आंदोलन जो है भारत में देखने को मिला। आईएनए के इन सैनिकों को छोड़ने के लिए लगातार जनता ने कांग्रेस पर जो है दबाव डालना शुरू कर दिया। और इसी दौरान प्रेस को भी स्वतंत्रता मिली। जो प्रेस पर मैंने बताया था ना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में प्रेस का गला अंग्रेजों ने घोट दिया था, तो प्रेस को स्वतंत्रता मिली और प्रेस ने जबरदस्त तरीके से आईएनए सैनिकों के लिए लिखना शुरू कर दिया और लगभग रोज संपादकीय छपने लगे अखबारों में, जिसमें मूल रूप से इन आईएनए सैनिकों की बहादुरी की गाथा होती थी और इनको जनता में नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। अब जनता में ऐसे जो है पंपलेट वितरित किए जाने लगे जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता था देशभक्त ना कि देशद्रोही। इन्होंने कहा ना कि ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, इन्होंने जो है भारत सरकार के साथ गद्दारी की है, इन्होंने सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ा है, यही सब तर्क ना। यहां एक बात ये समझिए कि भारत में तो इसी तरह की स्थिति आ गई कि जो अंग्रेजों की सरकार है वही भारत की सरकार है, तो वही जो नियम कानून है वही सारी चीजें चल रही है। अरे एटलीस्ट समझते हैं ना इस बात को कि भारत सरकार मतलब यही, तो इन्होंने जो है भारत सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा की थी, तो ये गद्दार हुए। लेकिन जनता ने कहा कि ना ये एकदम गद्दार नहीं है, ये एकदम देशद्रोही नहीं है, क्या है, देशभक्त है। गजब गजब के नारे जो है इस दौरान देखने को मिले, जैसे लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। पूरे भारत में इस आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा देखने को मिली और अनेकों बड़ी बड़ी सभाएं इस आंदोलन के दौरान जो है देखने को मिली। इसी में एक सभा कलकत्ता के देशप्रिय पार्क में रखी गई जिसमें कहा जाता है कि 6 से 7 लाख लोग उपस्थित हुए। अब यहां मैं रुकूंगा थोड़ा, मैं एक एंगल आपको और बताना चाहूंगा। अभी ऐसा क्या हुआ कि ये लाल किला मुकदमा शुरू होने लगा तभी जो है इनके समर्थन में, आईएनए के समर्थन में जो है जनता उठ खड़ी हुई। पहले क्यों नहीं भाई, ये तो आक्रमण कब का हुआ है आप देख ही रहे। तो ये बात भी आप यहां समझ लीजिए। तो सबसे पहली चीज तो भारत पर सेंसरशिप लगा था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान और इसलिए सारी खबरें सेंसर थी। तो आम भारतीयों को यह नहीं पता था कि नेताजी बोस ने एक सेना बनाई है और उस सेना के माध्यम से उन्होंने जो है ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया है। जितना काम नेताजी बोस ने इस दौरान किया था भारत से निकलने के बाद, लगभग सभी बात जो है जनता के सामने आ ही नहीं पाई थी। तो पहला तो ये, हालांकि जो एलीट क्लास था उसे पता था, लेकिन उस स्वरूप में निश्चित रूप से नहीं था। आम जनता में, साधारण वर्ग में यह बात नहीं आई थी। दूसरी बात यह थी कि इसी दौरान जो है फॉरवर्ड ब्लॉक के भी बहुत से नेता जेल में बंद कर दिए गए थे और इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक भी नेताजी के समर्थन में काम कर नहीं पाया, लोगों को जागरूक कर नहीं पाया, बता नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तीसरी चीज, अंग्रेजों ने यह प्रचारित किया कि जापान ने युद्ध किया है। नेताजी बोस और आईएनए को एकदम अंग्रेजों ने छुपा दिया और यह भारत में खबर आ रही थी कि जापानी आक्रमण हुआ है, जापानी आक्रमण हुआ है, जापानी आक्रमण हुआ है। तो लगभग आम जनता में इस तरह की बात नहीं थी, इसके और भी बहुत से कारण है, लेकिन उसको हम स्किप करते हैं। तो मोटे तौर पर यह कि जनता के बीच जो है नेताजी बोस और आईएनए की बहादुरी, लोकप्रियता उस तरीके से पहुंचाई ही नहीं गई थी। यहां तो साम्यवादी थे जो लगातार नेताजी बोस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे, उनको तोजे का बंदर कर रहे थे, तो नकारात्मकता। लेकिन जब यह मुकदमा चलने लगा लाल किले पर, तो जनता को असलियत पता चलने लगी, लगातार तर्क वितर्क होने लगा, उनके समर्थन में अखबारों में लिखा जाने लगा। तब जनता को पता चला कि अच्छा, नेताजी बोस ने इतना बड़ा काम किया था, आईएनए के सैनिकों ने इतना बड़ा काम किया था। हमें तो भारत में यह बताया जा रहा था कि अंग्रेज अगर एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल भी उनको दे दो कि उस पर भी थप्पड़ मार दे, और जब दूसरे पर मार दे तो तीसरा भी दे दो, इस साइड का। तो क्या भारत में कोई ऐसा भी पैदा हो गया है कि जो सेना बना सकता है और उस सेना को लेकर के वो सीधे सीधे अटैक कर सकता है? क्या इतनी भी बहादुरी जो है भारत के अंदर हो गई है? ऐसे भी भारत माता के पुत्र हो गए हैं। हमने तो ब्रिटिश राज को अपना नियति मान लिया था, हमने तो ये मान लिया था कि ये चिरस्थायी है, दीर्घजीवी है, इसको हिलाया नहीं जा सकता। तो क्या कोई संगीन के दम पर भी इसको हिलाने के लिए प्रयासरत था? ये सारी बातें जब देखने को तक भी पहुंच गया, जहां तक कि कभी भी भारत का कोई आंदोलन नहीं पहुंचा था। असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो सब जहां तक नहीं पहुंच पाए, वहां तक ये जो है आईएनए के समर्थन में आंदोलन पहुंचा जबरदस्त तरीके से। तो यहां एक डिबेट मैं और करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या नेताजी को लगता था कि 60-70 हजार की सेना लेकर वो ब्रिटिश भारत पर कब्जा कर लेंगे, हरा देंगे अंग्रेजों को? तो मैंने कहा कि स्पष्टता उन्हें ऐसा नहीं लगता था। उनका जो मानना था वो ये कि एक बार गंगा के मैदानों के पास हम पहुंच गए, भारतीयों ने देख लिया कि नेताजी बोस के नेतृत्व में सेना आ गई है भारत को मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्ति सेना, तो निश्चित रूप से वो
आईएनए के इन सैनिकों के समर्थन में हथियार उठा लेते और ब्रिटिश जो सेना थी वो उनके समर्थन में हथियार छोड़ देती। यह परिकल्पना कांग्रेस के किसी भी नेता के पास नहीं थी। उन्होंने तो यह मान लिया था कि सेना कभी भी ब्रिटिशों की वफादारी को नहीं छोड़ सकती, सेना वफादार ही बनी रहेगी ब्रिटिशों की। लेकिन यह परिकल्पना केवल नेताजी बोस ही कर सकते थे और उन्हीं के कर्ता व्यक्ति कि उन्होंने यह परिकल्पना कर ली थी कि सेना में विद्रोह हो सकता है, ब्रिटिश सेना में। कांग्रेसियों का तो मानना ही नहीं था, उनको लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सेना मतलब अंग्रेजों का समर्थन करना छोड़ दे, उनके कहने पर गोली चलाना छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम आगे जाकर के देखेंगे कि राज कभी न लौटाने के बिंदु पर पहुंचा, और यह पहुंचा इसलिए कि अंग्रेजों के परंपरागत समर्थक सेना ने अब हाथ उठाना जो है शुरू कर दिया था, और जो है ऐसा लग रहा था कि वो अंग्रेजी सरकार का आदेश नहीं माने। तो यह परिकल्पना बहुत बड़ी थी जिसको नेताजी बोस ही सोच सकते थे, और निश्चित रूप से इन आंदोलनों ने यह दिखाया कि नेताजी बोस जो सोचते थे वो गलत नहीं सोचते थे, वो सत्य सोचते थे। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर उस पर एक एक बात पर मुहर लगती चली जाएगी जो मैंने बोला। तो आईएनए सप्ताह मनाया गया 5 से 11 नवंबर, आईएनए दिवस मनाया गया 12 नवंबर। आईएनए के समर्थन में अनेकों बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, आईएनए सैनिकों के लिए सहानुभूति उन वर्गों तक भी पहुंची जो जहां तक जो है कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पहुंचा था। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी ब्रिटिशों की, उसने इसके बारे में कहा कि ऐसा कभी कभी होता है कि कोई मुद्दा भारतीयों को समान रूप से आकर्षित करता है, ऐसा कभी कभी होता है कि कोई मुद्दा भारतीयों को समान रूप से आकर्षित करता है, और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह मुद्दा भी वैसा ही है। नेहरू जी ने इसके बारे में कहा, उसको भी थोड़ा सुन लीजिए ताकि इस आंदोलन की तीव्रता को आप भांप सके। नेहरू जी ने कहा कि आज से पहले भारत में इस तरह भिन्न भिन्न समूहों आज से पहले भारत में इस तरह भिन्न भिन्न समूहों द्वारा समान भावनाओं और विचारों का प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। भिन्न भिन्न समूह थे लेकिन उनकी भावना और विचार क्या थे, एक थे, और ऐसा प्रदर्शन नेहरू जी कर रहे हैं कि भारत में कभी नहीं हुआ, और यह सब आईएनए के आदर में किया जा रहा था। जो सब हो रहा था वो आईएनए के आदर में हो रहा था। तो जनता ने खुले तौर पर धमकियां देना शुरू कर दिया। इतना मैं जोर इसलिए डाल रहा हूं कि इन चीजों के एक एक एस्पेक्ट्स को आपको पकड़ना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष तो हम आगे देखेंगे कि पूछा था नौसेना विद्रोह से प्रश्न, उसको भी हम देखेंगे। जनता ने खुले तौर पर धमकियां देना शुरू कर दिया, देशभक्त ना कि देशद्रोही, और अब यहां धमकी भी देना जनता ने शुरू कर दिया। तो जो निडरता जनता ने आईएनए के समर्थन में चलाए गए आंदोलनों में दिखाया, वैसी निडरता भारतीयों में कभी नहीं देखी गई, भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं देखी गई। अब जनता ने धमकी देना शुरू कर दिया, धमकी पर उतर आई जनता, और जनता ने कहा कि देशभक्त ना कि देशद्रोही, हर आईएनए सैनिकों के बदले 20 अंग्रेजी कुत्तों की मौत। तो एक आईएनए सैनिक को, यहां लिख लीजिएगा, हर आईएनए सजायाफ्ता कैदियों के सैनिकों के बदले 20 अंग्रेजी कुत्तों की मौत। तो एक आईएनए के सैनिक को सजा दोगे तो 20 अंग्रेजी कुत्तों को हम लोग मौत की घाट उतार देंगे, ये समझ लो। इस लेवल पर जनता उतर आई। कांग्रेस के नेता इससे कुछ ही पहले जेल से रिहा हुए थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में गिरफ्तार हुए थे। तो वो नेता भी अब जो है जेल से छूट करके आ गए थे, और इन्होंने जो है आईएनए के समर्थन में बहुत जबरदस्त काम किया। कांग्रेस ने आईएनए का खुला समर्थन किया, मैंने लिखा है। आईएनए खोज और मदद समिति बनाई, तो आईएनए खोज और मदद समिति बनाई गई, यानी वो लापता जो आईएनए के सैनिक हो गए हैं उनकी खोज हो और उनके परिवारजनों की मदद हो, इसके लिए समिति बनाई। और साथ ही इस मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के वकील दिए। तो इन जो है देशभक्तों का मुकदमा कांग्रेस लड़ेगी, और सारे वकील ही तुम्हारे पड़े थे, यहां नाम मैंने लिखा। तो इन लोगों ने तय किया कि कांग्रेस इनका मुकदमा देखेगी। तो ये जो आईएनए खोज और मदद समिति बनाई गई थी, इसमें जबरदस्त जो है धन इकट्ठा हुआ। मतलब नगर पालिकाओं ने अपना सहयोग किया, गुरुद्वारों ने अपना सहयोग किया, भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों ने दिया, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों ने भी। तो जो परंपरागत था वो वर्ग भी अब जो है इन सैनिकों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगा और इनको जो है डोनेट करने लगा समर्थन में। और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी जो है सभाओं में देखे जाने लगे जो इनके समर्थन में चलाए जा रहे थे, और इन मुकदमों के विरुद्ध में जनता की मांग थी मुकदमे को बंद करो यार, ये देशभक्त है, देशद्रोही थोड़े हैं, इनको छोड़ो बहुत। और कहीं ना कहीं इस दौरान ये तीनों लोग भारतीय स्वतंत्रता के प्रतिनिधि बन चुके थे। इस प्रकार से जो है अगर हम दलों की बात करें तो लगभग सभी दलों ने इसमें अपना सहयोग किया। आरएसएस, हिंदू महासभा, सिख लीग, अकाली दल, मुस्लिम लीग, साम्यवादी, सारे जबरदस्त जनता में उत्साह देखा जा रहा था। छात्र, दुकानदार, किसान, बाजार, सभी इनको मदद करने के लिए आगे आ गए। और जो शहरों के मुख्य केंद्र थे, जैसे हम बात करें दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, उन सब तक तो आंदोलन था ही। यह आंदोलन सुदूर क्षेत्रों तक फैला। यह आंदोलन जो है कुर्ग तक पहुंचा, बलूचिस्तान तक पहुंचा, असम तक पहुंचा, यानी इसका फैलाव बहुत बड़ा था। और इसमें जो जन भागीदारी थी वो बहुत बड़ी थी, और इसमें आक्रामकता का पुट बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो हमने सब फैलाव वगैरह की बात कर ली। अब इधर हम आते हैं, तो ये जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे उनका नाम मैंने लिखा, तेज बहादुर सप्रू, यही लीड कर रहे थे। हालांकि इनकी तबीयत खराब हो गई तो भुल्ला भाई देसाई जी लीड करने लगे। तो मुकदमे में बहस भुल्ला भाई देसाई जी करते थे। उसके अलावा अरोड़ा असफ अली जी थे, के एन काटजू थे, और अपने जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो इन लोगों ने मुकदमा लड़ना प्रारंभ किया। तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा वो दलीलें पढ़ करके जो कि भुल्ला भाई देसाई ने दी। तो ये मुकदमे में जब दलील देते थे भुल्ला भाई देसाई, तो हजारों की भीड़ खड़ी होकर के सुनती थी कि भुल्ला भाई ने क्या बोला। तो अब थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए, कुछ स्थिति परिस्थिति आपके दिमाग में क्लियर रहेगी इसको सुनने के बाद। तो ठीक है, 2 मिनट लगेगा, इसको सुन ही लेना, मेरे हिसाब से उचित होगा। इन्होंने अपना क्या तर्क दिया। भुल्ला भाई ने मुकदमे की शुरुआत इस बात से की, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, लिखने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सब जो चीजें मैं एक्स्ट्रा इनपुट आपको देता हूं, ये इसलिए भी कि जब आंसर राइटिंग करेंगे और इन सब चीजों को लिखेंगे तो आपका उत्तर एकदम अलग हो जाएगा दूसरों से। देखिए, इस समय न्यायालय के समक्ष, फिर से पढ़ता हूं, भुल्ला भाई ने मुकदमे की शुरुआत इस बात से की। वो कौन सी बात थी, सुनिए। इस समय न्यायालय के समक्ष किसी परतंत्र जाति द्वारा, गुलाम जाति द्वारा अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने का अधिकार कसौटी पर है। अब तेज बोलता हूं, लिख लीजिएगा, बहुत सुंदर शब्द।
इस समय न्यायालय के समक्ष किसी परतंत्र जाति द्वारा अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने का अधिकार कसौटी पर है। भुल्ला भाई देसाई की पहली दलील थी, पहली दलील सुनिए जो इनके पक्ष में दे रहे थे। जापान से पराजय के बाद अंग्रेजी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हंट ने जब खुद आजाद हिंद फौज के जवानों को जापानी सेना के सुपुर्द कर दिया, तो ये जो जनरल हंट था जब हार गए, ये सैनिक पहले तो ये ब्रिटिश सेना के सैनिक थे ना, ये तो आप जानते हैं, तो ये हार गए जापानियों के हाथ में, तो इनको जो लीड कर रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल हंट, उसने जो है इनको समर्पित कर दिया और भाग गए अंग्रेज। ऐसे थे, बहुत बड़ा सेंटर बना के सिंगापुर में बैठे थे और भाग गए जो है जापानियों की आड़ सुनते ही जबरदस्त तरीके से जापान सेना के सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा आज से आप हमारे मुलाजिम नहीं। तो हंट ने कहा भारतीयों से कि आज के बाद आप हमारे मुलाजिम नहीं, हमारे अंतर्गत नहीं, और मैं अंग्रेजी सरकार की ओर से आप लोगों को जापान सरकार को सौंपता हूं। तो इन सैनिकों को हंट ने सौंप दिया जापानी सरकार को। ये देखिए एक बनाया जा रहा है, क्या करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य जितना बड़ा है तो कुछ दलील देकर के ही बात निकालनी है, कमजोर है हम लोग, स्वतंत्र हैं। अब ये हो सकता है आपको ठीक ना लगता रहा हो जो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन अब क्या करेंगे, वही तो सरकार बन के बैठे थे और हमारे भारत के एक बड़े वर्ग का मानना था यही सरकार, तो अब क्या करेंगे। तो आगे सुनिए, सरकार की ओर से आप लोगों को जापान सरकार को सौंपता हूं। तो ये हंट ने उनको सौंप दिया जापानी सरकार को और उनसे कहा, क्या कहा, आप लोग जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहे उसी प्रकार अब जापानी सरकार के प्रति वफादार रहे। तो अब वफादारी बदल लीजिए, अब आप जापान के वफादार बनिए, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे, कर्नल हंट ने कहा। तो अब उसी बात को आधार लेकर के ये क्या कर रहे हैं भुल्ला भाई देसाई जी, कर्नल हंट का जापानी सेना के सम्मुख समर्पण और भारतीय सेना को जापानियों को सौंपने के बाद इन जवानों पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने का मुकदमा नहीं बनता, भुल्ला भाई देसाई जी ने कहा। दूसरी दलील जो इन्होंने दी उसको सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर आदमी को अपनी आजादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर आदमी को अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। आजाद हिंद फौज एक आजाद और अपनी इच्छा से शामिल हुए लोगों की फौज थी और उनकी निष्ठा अपने देश से थी, यानी भारत से थी, जिसको आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर एक अस्थायी सरकार बनाई हुई थी जिसका नाम था आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद, और जिसका अपना एक संविधान भी था। इस सरकार को विश्व के 9 देशों की मान्यता प्राप्त थी। तो इन्होंने कहा कि बस ये इसी तरह से नहीं भैया, पूरा प्रॉपर सरकार बना था, हमें अधिकार है अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरा अंतिम दलील क्या, देखिए, अपनी दलील को साबित करने के लिए उन्होंने मशहूर कानूनविद बिट्टन के कथन को उद्धृत किया। तो क्या बिट्टन के कथन थे उसको सुनिए, अपने मुल्क की आजादी को हासिल करने के लिए हर गुलाम कौम को लड़ने का अधिकार है। बिट्टन ने कहा था अपने मुल्क की आजादी को हासिल करने के लिए हर गुलाम कौम को लड़ने का अधिकार है। ये सब चीजें अगर रेफरेंस में आप कोई लेख लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, ये सब चीजें लिखेंगे तो जबरदस्त एकदम अलग हो जाएगा आपका उत्तर। देखिएगा जैसे ये लेक्चर अलग हो गया, अपनी तारीफ भी कभी कर ही लेनी चाहिए। हर गुलाम कौम को लड़ने का अधिकार है, क्योंकि अगर उनसे यह अधिकार छीन लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि एक बार यदि कोई कौम गुलाम हो जाए तो हमेशा गुलाम रहेगी। इसका तो ये मतलब होगा अगर उनसे लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाए, कुल मिला जुला करके ये तर्क देना था, किसी भी तरीके से इनको जो है बाहर निकालना था। तो अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली। अब प्रॉपर विद्रोह उठ खड़े हुए जो है आईएनए के समर्थन में, और ये विद्रोह 3 चरणों में उठ खड़े हुए। पहला विद्रोह हुआ 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में, जब छात्रों और फॉरवर्ड ब्लॉक ने डलहौजी चौक को घेर लिया। डलहौजी चौक सत्ता का एक प्रतीक, उसको घेर लिया, पुलिस ने गोलियां चलाई। तो यहां कहा जाता है कि 3 से 4 लाख लोग जुटे, और ये सारी चीजों के होते हुए, यानी समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, और यहां प्रॉपर जो 21 नवंबर को विद्रोह अब उठ खड़ा हुआ एकदम जो है प्रॉपर तरीके से, जिसमें व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, तो ब्रिटिश सरकार डर गई और ब्रिटिश सरकार ने अपने रुख को नरम कर लिया और यह कहा कि आईएनए के केवल उन्हीं सैनिकों पर मुकदमा चलेगा जिन पर हत्या और क्रूर अपराध के आरोप हैं। तो अब इन्होंने कह दिया कि राजद्रोह का कोई केस नहीं बनता। तो कुछ तो भुल्ला भाई देसाई जी की दलीलें और बहुत ज्यादा भारतीय जनता जिस प्रकार इनके समर्थन में खड़ी हो गई थी, उसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय 1 दिसंबर 1946 को आ गया। ये जैसा कि मैंने आपको बताया पहला था। दूसरा जो मुकदमा शुरू हुआ उसमें जो है आईएनए के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्षों की सजा दे दी गई। कब दिया गया? ये 11 फरवरी 1946 को 7 वर्षों की सजा देने पर भड़क उठा। दूसरा विद्रोह हमने 103 में देखा, 3 यहां लिखा है, तो 3 ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। तो आईएनए कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्षों की सजा देने पर भड़क उठा। कारण मैंने लिखा लीग यानी मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और प्लस कांग्रेस के छात्र संगठन, यानी एक ही जुलूस में 3 अलग अलग झंडे बुरी तरह से बटे हुए भारत में। यह बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था जब साम्यवादी झंडा, जब लीग का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और जब कांग्रेस का झंडा एक ही जुलूस में साथ चल रहे थे। तो कितना जबरदस्त एकता दे दिया। तो एक नया शब्द यहां से आया कि बांटो और राज करो, और यहां क्या, जोड़ो और भागो। तो लीग प्लस कम्युनिस्ट पार्टी प्लस कांग्रेस के छात्र संगठनों सहित शहर के लोग भी जुड़ गए, और इस बार कलकत्ता शहर के लोग भी इसमें जुड़ गए विरोध प्रदर्शन में। तो ये जो है 2 विद्रोह हमने अभी तक देख लिया। इस दूसरे यानी कलकत्ता में जो सेकंड विद्रोह हुआ, उससे पहले ही जनवरी 1946 में शाही वायुसेना, जिसे हम कहते हैं रॉयल एयरफोर्स, उसमें विद्रोह हो गया। अब जो मैंने आपको यहां बताया था कि अंग्रेजों की विजय में शाही वायुसेना आरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इस मोर्चे पर जबरदस्त तरीके से आरएफ ने अपना योगदान दिया था और आईएनए के सैनिकों को हराया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसी जो है शाही वायुसेना ने विद्रोह कर दिया, यह कहते हुए कि उनका मोबिलाइजेशन इंग्लैंड में धीरे धीरे किया जा रहा है। पता नहीं क्यों भारत की सरकार उनको रोके रखे हुए है, तो जल्दी से किया जाए और खराब भोजन उनको दिया जा रहा है। इन मुद्दों पर इसने विद्रोह किया, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है, ज्यादातर किताबों में देखेंगे तो वायुसेना के विद्रोह को नहीं उल्लेखित किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने जो है तीसरे विद्रोह की भूमिका तैयार की। कहीं ना कहीं यहां से प्रेरणा मिली, क्योंकि सेना में 1857 के बाद विद्रोह जनरली देखने को नहीं मिले। तो शाही वायुसेना आरएफ ने विद्रोह किया, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, समझने के लिए था। तीसरा विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 को, और यह हुआ बंबई में, जहां पर शाही भारतीय नौसेना, जिसे हम कहते हैं रॉयल इंडियन नेवी, में विद्रोह हुआ। और यह विद्रोह की पहली घटना हुई HMIS तलवार पर। यह एक जहाज था, और HMIS यानी हिज मेजेस्टी इंडियन शिप, महाराजा का भारतीय जहाज तलवार के 1100 नाविकों ने इस मुद्दे पर हड़ताल कर दी कि उनको खराब भोजन मिलता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ
दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और उनकी सैलरी यूरोपीय अधिकारी कर्मचारियों के बराबर नहीं है। इन सब मांगों पर जो है ये हड़ताल कर दिए 1100 नाविक HMIS तलवार के। बाद में BC दत्त नाम के एक नाविक ने जहाज के दीवार पर लिख दिया भारत छोड़ो, तो उसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसकी रिहाई की मांग भी जुड़ गई कि उनको रिहा करिए और आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा चल रहा है उसको बंद करिए। तो कहीं ना कहीं यहां यह देखने को मिला कि इन INA सैनिकों की सहानुभूति में अब ब्रिटिश जो सेना थी, जो कि परंपरागत समर्थक मानी जाती थी अंग्रेजों की जो सेना थी, उसमें भी इनकी सहानुभूति पहुंच गई और कहीं ना कहीं उसी से प्रेरित होकर के हम ये मानते हैं कि यह विद्रोह हुआ 18 फरवरी 1946 को। तो इसमें आंदोलनकारियों ने तिरंगा फहराना शुरू कर दिया, जगह जगह जहाज पर जो है तिरंगा इन्होंने लगा दिया और अगले दिन ही केसल और फोर्ट बैरक में भी आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलनकारी बंबई की सड़कों पर कांग्रेस के झंडे लगी हुई गाड़ियों में निकल गए। इन्होंने रास्ते में जो यूरोपीय मिले, जो पुलिस के कर्मचारी मिले, उनको धमकी दिया। इन्होंने कुछ दुकानों के शीशे तोड़ दिए। तो ये सारा काम जो है इन्होंने किया और अगले ही दिन कराची में, उसके बाद ये बढ़ता हुआ मद्रास, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, अंडमान, दिल्ली, उसके अलावा ये जो RIAF था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, उसके भी कई प्रतिष्ठानों में हड़तालें हो गई। तो जब ये अपने पूरे पीक पर था ये हड़ताल का कार्यक्रम, तब बताया जाता है कि 78 जहाज इससे प्रभावित थे, 20 तटीय प्रतिष्ठान जिनमें से कुछ का नाम मैंने लिया और लगभग 20,000 नाविक इस हड़ताल में शामिल थे। तो इसकी तीव्रता को आप समझ सकते हैं। और एक बात यह भी कहा जाता है इसमें कि मुख्यतः जो है सैनिक भोजन, सैलरी, भेदभाव को लेकर के हड़ताल किए थे। तो कुछ इनके नारे मैं आपको बताना चाहूंगा। जब ये विद्रोह कर रहे थे तो उन नारों को जो है ये लगा रहे थे। तो इससे पता चलेगा कि मुख्य बात इनकी क्या थी। तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जय हिंद का नारा लगाया, हिंदू मुस्लिम एक हो उसका नारा लगाया, INA के कैदी रिहा हो इसका नारा लगाया और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद इसका नारा लगाया। 22 फरवरी को अभूतपूर्व हड़ताल बंबई में आयोजित की गई। वैसी हड़ताल न कभी हुई, लोग कहते हैं। 20 लाख लोग उस हड़ताल में शामिल हो गए। सहानुभूति में जनता खड़ी हो गई इन नाविकों के। तो जनता का भी इनको समर्थन मिला, इन विद्रोही नाविकों को। तो जनता खड़ी हो गई, पूरा शहर में चक्का जाम हो गया, रेलगाड़ियों को जलाया गया, दुकानों को बंद करवाया गया। ये सारे कार्यक्रम हुए। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो पूरा शहर जो है बंद हो गया, ठप हो गया 22 फरवरी को। तो यहां पर रुक करके मैं ये बताना चाहूंगा कि इन नाविकों के इस विद्रोह को कांग्रेस ने किस रूप से देखा, मुस्लिम लीग ने किस रूप से देखा। हमने तो यहां देखा कि INA सैनिकों की मदद में कांग्रेस सबसे आगे थी, कांग्रेस के ही सदस्य मुकदमा भी लड़ रहे थे। तो यहां एक बात और आप थोड़े में मैं करना चाहूंगा आपके समझने के लिए। इसमें एक बात समझिए कि जनता में जैसा उत्साह देखने को मिला इन INA सैनिकों के लिए, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रभावित किया। और एक बात मैं इशारे में बस आपको कहना चाहूंगा कि यह मौसम चुनाव का था भारत में। आगे मैं बताऊंगा जाकर के, जब हम चुनाव देखेंगे तो जनता की आवाज INA सैनिकों के साथ थी और चुनाव भी था। तो कहीं ना कहीं एक और घटना मैं बता देता हूं। इसके विषय में मैंने लेख लिखा था, हालांकि ये जो मैं बता रहा हूं परीक्षा में लिखने के लिए नहीं है, सुन लीजिए। तो मैंने लेख लिखा था इसी पूरे विषय पर डिटेल में और वो कहीं छपा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो उसी पर कमेंट आया था और जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनके दादा या परदादा इन INA सैनिकों में शामिल थे और जो कि बचे थे और युद्धबंदी के रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपने जो इस लेख में लिखा है, जैसे मैंने लिखा कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के लोगों ने ये किताबों में लिखा है, मदद किया और ये सारी चीजें की, तो उन्होंने कहा कि आपने ये सब गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही थी। तो अब उनका आक्रोश जिस भी लेवल पर हो, क्या सही क्या गलत वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे बताऊं। हालांकि ये सिंगल आवाज है, हो सकता है, लेकिन इतनी चर्चा तो हमें जरूर कर लेनी चाहिए और इसको भी देख लेना चाहिए। ये हमारी जो बात हुई उसमें इसको आप जोड़ सकते हैं तो कुछ और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो कांग्रेस ने इन विद्रोही नाविकों का समर्थन नहीं किया और उसके पीछे कारण यह था कि जैसा कि हम जानते हैं कि समझौतावादी रुख ही कांग्रेस की रणनीति का अभिन्न हिस्सा था। और इसलिए कांग्रेस ने कहा कि प्रतिवाद का यह रूप जो हिंसा आप लोग कर रहे हैं, इसमें जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। जो भी मैं 22 फरवरी के दिन की बात बता रहा हूं, तो उसमें 150-200 ये नाविक और सामान्य नागरिक मिलाकर के मर गए। मराठा रेजिमेंट को बुलाना पड़ा इसको दबाने के लिए। तो ये जो तरीका है हिंसक विद्रोह, ये ठीक नहीं है और समय भी ठीक नहीं है। अभी जो है हम इस स्थिति में नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दें। और एक रटा डायलॉग फिर कांग्रेस ने मारा, जो कि हमेशा कांग्रेस कहती थी और उसने कहा कि अभी जनता इतनी तैयार नहीं है कि एक सशक्त जन आंदोलन चलाना चाहिए। और इसलिए इन विद्रोहियों से कहा गया कि आप कांग्रेस के झंडे के नीचे आ जाइए। कांग्रेस उपयुक्त मौके के इंतजार में है। कांग्रेस के हिसाब से जब भारतीय तैयार हो जाएंगे तो एक सशक्त जो है जन आंदोलन इन अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हम चलाएंगे। नेहरू जी ने कहा कि इस हिंसा के बहाव को रोके जाने की जरूरत है, जो हिंसा इनके विद्रोह से उत्पन्न हुई थी। तो 22 तारीख की जो हड़ताल थी उसका समर्थन किसी ने नहीं किया। ज्यादातर साम्यवादियों ने बुलाया था, ज्यादातर लोगों ने। यहां मैं कांग्रेस को मुख्यतः रख रहा हूं, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग इन आंदोलनकारियों का समर्थन इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि अगर इसी प्रकार से इन विद्रोहों के दौरान भारत को आजादी मिल जाएगी तो उसकी पाकिस्तान की मांग ठंडे बस्ते में चली जाएगी। क्योंकि मुस्लिम लीग को यह ठीक से पता था कि अंग्रेज ही उन्हें पाकिस्तान दिलवा सकते हैं और इसके लिए जो है यह विद्रोही ठीक नहीं है। अगर इसी में आजादी मिल गई तो वो पाकिस्तान की उनकी मांग ठंडे बस्ते में रह जाएगी। तो गांधी जी ने इस विषय पर जो कहा उसको सुन लीजिए। गांधी जी ने कहा कि एक तो विद्रोह करना ही गलत है और अगर वो विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा है तो ये दोहरी गलती है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह का रिस्पांस हमको देखने को मिला मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नेहरू जी और गांधी जी की। तो यही मैंने लिखा है, गांधी जी और लीग द्वारा विद्रोहियों की आलोचना की गई, ठीक है। तो अब ये हम समझना चाहेंगे कि ये जो नौसेना का विद्रोह था उसने क्या पाया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव तो ये कि जनता का बेखौफ लड़ाकूपन दिखा। अभी तक जितने भी जन आंदोलन चले थे
उसके तुलना में जनता का बहुत मुखर स्वर इसमें सुनाई दिया और जनता धमकी देने पर उतर आई। एक हर आईएनएस अजायबता सैनिकों के बदले 20 अंग्रेजी कुत्तों का सर चाहिए, मौत चाहिए। रिन रिवोल्ट को, जो रॉयल इंडियन नेवी में रिवोल्ट हुआ, म्यूटिनी हुई, इसको भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की समाप्ति के रूप में देखा। ब्रिटिश शासन का आधार क्या? तो सरकारी कर्मचारी और सेना। तो सरकारी कर्मचारी जो नीचे के स्तर थे, उनकी स्थिति तो आईएनए के मुकदमे को प्रारंभ होते ही जो है डमाडोल हो गई ब्रिटिश शासन से, सहानुभूति उनकी भी हो गई और सेना की भी हो गई। तो हम दोनों को मिलाकर बात कर रहे हैं, आईएनए प्लस नौसेना। तो अब ये सेना में भी देखने को मिल गया, सेना ही तो आधार थी और सेना ही जब विद्रोही हो जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति के रूप में देखा और इस तिथि को कई लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वो कि ब्रिटिश सरकार का भरोसा नागरिक प्रशासन की भारतीय, ब्रिटिश सरकार का भरोसा नागरिक प्रशासन की भारतीय और सशस्त्र सेनाओं पर से उठ गया। तो ब्रिटिश सरकार एकदम डर गई। अब ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि पहले जब भारतीय जन आंदोलन करते थे और ये कहते थे कि गोलियों से बूंद दो, तो अब तो लगता है कि अगर जन आंदोलन भारत में होगा तो ये सैनिक ये ना कहते कि हमारे भाई हम गोली नहीं चलाएंगे। देखिए, मैं एकदम आम भाषा में आपको एक बातें समझा रहा हूं, लिटरली यही। तो ये गोली न चलाएं, यही जो है हमारे कहने पर नहीं अगर करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सशस्त्र सेनाओं पर से विश्वास उठ गया। और अगर हम देखें तो इस विद्रोह के अगले दिन ही कैबिनेट मिशन की घोषणा हो गई 19 फरवरी 1946 को कि भाई भारत के जो संवैधानिक गतिरोध हैं उनको जल्दी से दूर करो और जो है जल्दी से स्वतंत्रता देने पर काम करो। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946। और जो है ये इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने कहा, अब रिपोर्ट आ गई इन सब जो है विद्रोहों के परिणाम स्वरूप, कि अब राज कभी न लौटाने के बिंदु पर पहुंचा। तो अब स्थिति यह हो गई है कि भाई अब सेना ही विद्रोही हो गई, तो अब राज कभी न लौटाने के बिंदु पर पहुंच गया, अब राज नहीं लौटेगा। और कहा जाता है कि बावेल ने, जो कि वायसराय था, एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कि 24 घंटे से ज्यादा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा। तो आज ठीक है, 24 घंटे तक ठीक रहेगा, 25वें घंटे में राज का क्या होगा भारत में वो हमको पता नहीं है। तो स्थिति ये हो गई अंग्रेजों की भारत में। और कहीं ना कहीं मुख्य बात यही कि ये आईएनए की सहानुभूति में सारी चीजें हो रही थी और इसीलिए तुरंत ही 24 मार्च 1946 को संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। हम तब से मानते हैं जब कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और जल्द ही स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। तो अब यहां पर एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा जिसको जानने की जिज्ञासा आपके मन में होगी, और मैं इसमें कारण नहीं बताऊंगा। जब स्वतंत्रता के लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे तो और हम अंदर तक घुसेंगे कि कितना योगदान था इसका, ये जो रिन रिवोल्ट हुआ था। लेकिन अभी एक घटना का मैं जिक्र करके इस लेक्चर को समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे हम देखेंगे स्वतंत्रता का एक लेक्चर हमारा होगा भारत की आजादी का। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो इस समय थे, जिनके समय में हमें स्वतंत्रता मिली, वो 1956 में भारत यात्रा पर आए हुए थे और वो भारत यात्रा के अपने कार्यक्रम में कलकत्ता के गवर्नर हाउस में रुके हुए थे। तो वहां पीबी चक्रवर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यकारी गवर्नर के रूप में एक्ट कर रहे थे। तो उनसे वहां मुलाकात हुई पीबी चक्रवर्ती से। तो पीबी चक्रवर्ती जी ने कहा कि इटली से मेरी एक विस्तृत बात हुई उन कारणों पर जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत को 1947 में आजाद कर दिया। तो पीबी चक्रवर्ती कहते हैं कि इटली ने अपने उत्तर में बहुत से कारण गिनाए कि ये कारण वो कारण वो कारण। उसमें उन्होंने नेताजी बोस और आईएनए को एक महत्वपूर्ण कारण माना। सब कारण गिनाने के बाद एक कारण इसको भी माना। तो अब इटली साहब ने सीधे सीधे प्रश्न पूछा, सॉरी पीबी चक्रवर्ती ने अब सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया इटली से ये कि भारतीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी और उनके अहिंसक आंदोलनों का कितना योगदान था। तो उसके उत्तर में पीबी चक्रवर्ती लिखते हैं कि इटली ने एक व्यंग्यात्मक शैली में अपने ओठों को चबाते हुए कहा, मिनिमल यानी न्यूनतम यानी बहुत कम। ये पूरी बातचीत ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लाया हूं। सबसे पहली बात इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिव्यू में छपी और इसके लेखक थे रंजन बोरा। बाद में यह किताब छपी बोस एंड इंडियन समुराई में, जिसके लेखक है जीडी बक्सी, वही बड़ी बड़ी मूंछों वाले जीडी बक्सी जो अक्सर आपको भारत के सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात रखते हुए टीवी पर दिखते होंगे। तो बोस एंड इंडियन समुराई में उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हालांकि हम आगे बढ़ेंगे तो और विस्तार से हम देखेंगे। हालांकि मुख्य बात यह है कि सेना के विद्रोह करने से जो है डर गई ब्रिटिश सरकार। तो इतनी बात हमने कर ली, तो थोड़ा सा विद्रोह पर फिर वापस आते हैं। जिन्ना और पटेल जी ने लगातार जो है इन विद्रोही नाविकों से अपील करना शुरू कर दिया कि आप जो है समर्पण करिए, समर्पण करिए, समर्पण करिए। ब्रिटिश प्रतिशोध से हम आपको बचाएंगे, हम वादा करते हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं, आप समर्पण करें। तो इन लोगों के आग्रह पर अंततः इन नाविकों ने समर्पण कर दिया और समर्पण करते हुए इन नाविकों ने कहा कि याद रखिए हम ब्रिटेन की सरकार के समक्ष समर्पण नहीं कर रहे हैं। मतलब गुलाम भारत में यह बात कही जा रही है कि हम ब्रिटेन की सरकार के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं। तो जो मैं बता रहा था कि एकदम डर फैल गया, इनके सेंटेंस से समझिए कि हम ब्रिटेन के सामने जो है ब्रिटिशों की सेना जिसने उसके राज को यहां मजबूती से जमाए हुए था, वो कह रहे कि हम ब्रिटेन के सामने समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है समाप्त हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये पूरा प्रभाव यहां तक जो है बताया, और उसके अलावा इस आंदोलन का जो है तीव्र वेग ही था कि फांसी की सजा जो है इनको हुई थी इन तीनों लोगों को। तो कमांडर इन चीफ जो था उसने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया और धीरे धीरे सभी मुकदमे उठा लिए गए। इनके ऊपर से बहुत प्रेशर जो है पड़ रहा था। उसने अपने बात में ये कहा कि अगर हमने इस सजा पर अमल कर दिया, यानी इन लोगों को जो सजा हुई है उस पर अमल कर दिया, तो फिर इतना भारी हिंसा होगी जिसे जो है ब्रिटिश राज रोक नहीं पाएगा। ये कमांडर इन चीफ का बयान था ब्रिटिश जो है। तो ये लोग निकल गए। तो मुझे ये बताइएगा कि पीके सहगल के बारे में बताइएगा कमेंट में, शाहनवाज खान के बारे में बताइएगा, गुरबख्श सिंह ढिल्लों के बारे में बताइएगा कि इसके बाद इस मुकदमे से निकलने के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद इन लोगों का करियर जो है किस तरफ गया, इन लोगों ने क्या क्या किया, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इतना चीज हमने समझ लिया, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी आप जान लीजिए। हम देखते हैं तो आज में ये समझ में आता है कि जैसे और देश हैं उस तरह की कहीं ना कहीं, सच्ची बात है करना नहीं चाहिए, लेकिन देशभक्ति, देश के प्रति त्याग, देश के प्रति समर्पण का भाव भारतीयों में उस लेवल पर तो निश्चित रूप से नहीं है। जापान उपान को देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि कैसे
आज तो भले टीवी में कुछ भी कहा जाए, लेकिन स्वयं के जीवन में हम जानते हैं कि क्या स्थिति है। तो उसका जो है ये ऐसा क्यों है, उसे अगर हम खोजते हैं तो हमें इतिहास में मिलता है कि ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने सच्चा बलिदान किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया इस देश के लिए, कभी भी इस देश ने उनको मान नहीं दिया। हमने भगत सिंह वाले लेक्चर में भी इसकी बात की थी। आज दूसरी बार ये देख लीजिए कि आजादी के बाद एक भी विद्रोही की सेना में बहाली नहीं, तो इनको विद्रोही कौन मानता था? अंग्रेज मानते थे। हम क्या मानते थे? हम तो नायक मानते थे। तो ये अंग्रेजों के टर्म से ही आपको समझ में आया, इसलिए मैं विद्रोही विद्रोही कर रहा हूं। लेकिन भारत की सरकार ने भी इनको विद्रोही नहीं माना। भारत आजाद हो गया तो हमारी सरकारों ने भी कहा कि ये विद्रोही है। और इसका पता कैसे चला कि हमारी सरकारों ने विद्रोही इनको कहा? वो इसलिए कि आजादी के बाद एक भी विद्रोही की सेना में बहाली नहीं हुई, एक भी आईएनए सैनिक जो है सेना में नहीं जा पाया। तो पटेल जी ने जो वादा किया था उस वादे को वो पूरा नहीं कर पाए। आंध्र के एक नेता को पटेल जी ने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि अनुशासन सबसे बड़ा है। ये याद रखिए, उस नेता को जो पत्र वो लिख रहे थे, ये याद रखिए कि आजाद भारत को भी एक सेना की जरूरत है और इसलिए ये लोग अविश्वासी हो गए। कहने का मतलब एक लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी। तो हमारी सरकारों ने भी इनको विद्रोही माना, इनको सेना में जगह नहीं दी गई। तो वो जो कमेंट मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति ने किया था, तो निश्चित रूप से इसकी तो बहुत बड़ी पीड़ा रही होगी उन लोगों के मन में। हालांकि देश के हमारे नेताओं ने उस समय के जो थे इस बात को कैसे लिया, किस प्रकार से वो सोचते थे, अभी ये तो वही निर्धारित कर पाएंगे। लेकिन इतना तो है कि इनकी वीरता को, इनकी बहादुरी को सुनने के बाद निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय इनके साहस को सलाम करता है, इन्हें अपना नायक मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब इस टॉपिक से आईएएस के मेंस में एक प्रश्न पूछा गया था, उसको जो है पढ़ करके मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। एकदम ये थोड़ा सा मैंने नया प्रयोग किया है। देखिए, इन व्हाट वेज डिड द नावल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्रेशन इन इंडिया? In what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British colonial aspiration in India? किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की 100 पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ? तो वो सारे कारण जिसमें से दो तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भैया सेना पर ही विश्वास हो गया, सरकारी कर्मचारियों पर ही विश्वास हो गया। तो ये प्रश्न था। ठीक है, हमने सारी बात कर ली। ये जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका उत्तर भी दीजिएगा। अगर कोई ऐसा करे कि इस मेंस में जो प्रश्न पूछा गया था 2014 में इस टॉपिक से, अगर आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना चाहें तो बिल्कुल दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 की क्रांति में हिंदू और मुस्लिम एकता का जबरदस्त प्रदर्शन हमको देखने को मिला। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा उत्तरदायी अंग्रेजों ने मुसलमानों को माना। उन्होंने माना कि इन्हीं की वजह से 1857 की क्रांति हुई है और इसलिए अंग्रेजों ने मुस्लिम विरोध की एक नीति अख्तियार कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ ये कि जो मुसलमान पहले से ही शिक्षा और सरकारी सेवाओं में पिछड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे और भी पिछड़ गए। इसी दौरान सर सैयद अहमद खान का उदय हुआ, जिन्हें हम एक इस्लामिक आधुनिकरण के प्रणेता के रूप में जानते हैं। अगर आपको याद हो तो धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के अपने लेक्चर में मैंने आपसे सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बड़े विस्तार से बात की है। तो अगर इनके बारे में ज्यादा जानना हो तो आप उस लेक्चर को रेफर कर लीजिएगा। यहां मैं इस लेक्चर से शार्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो इन्होंने यह समझ लिया कि इस समय अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए, अंग्रेज बहुत मजबूत है और इसलिए मुसलमानों को यह चाहिए कि अंग्रेजों के साथ सहयोग करें और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करें। तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों में जाएं और इस हिसाब से अपना आर्थिक सामाजिक विकास करें। और इस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि मुसलमान अंग्रेजों से टकराएं, बल्कि इस समय मुसलमानों के लिए ठीक रास्ता यही होगा कि वो अंग्रेजों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने हितों की पूर्ति करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें। सर सैयद अहमद खान जो कि अपने शुरुआती जीवन में एक राष्ट्रवादी रहे और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, और एक समय यह था कि इन्होंने यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दो सुंदर आंखें हैं, ऐसे कह करके इन्होंने संबोधित किया। हिंदू मुस्लिम एकता पर इनका जोर रहा, लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों की शिक्षा ज्यादा बढ़े और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवाओं में लाभ मिले, इसके लिए ये अंग्रेज समर्थक होते चले गए और बाद में ये जो है हिंदुओं के कट्टर विरोधी होते चले गए। तो एक जगह तो इन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि हिंदुओं के बीच मुसलमानों का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। तो इन्होंने अंग्रेज समर्थक का रुख अपना लिया था और धीरे धीरे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के ये एक सहायक के रूप में उभर गए थे और इन्होंने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से एक तरह से काटने का प्रयास कर दिया था और इन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस की सदस्यता लेने पर रोक लगा दी थी। तो इसी चरण को हम मानते हैं कि जब सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम हितों को कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन से ऊपर रखा, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से ऊपर इन्होंने रखा मुस्लिमों के हितों को, तो इसी पॉइंट को हम मानते हैं कि भारत में यह सांप्रदायिकता का पहला चरण था, पहला कदम था। और इसलिए इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि इन्होंने भारत में मुसलमानों को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखा, हिंदुओं से अलग, उन्हें एक अलग राष्ट्रीयता के रूप में इन्होंने परिभाषित किया और इसीलिए मैंने इनके बारे में लिखा है कि दो राष्ट्र सिद्धांत के अगुआ। तो कहीं ना कहीं जो आगे हम देखेंगे कहानी, उसके पहले नायक के रूप में ये हमें दिखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने की।
अब ये स्कूल सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लिए खुला था, सब लोग इसमें जाकर के पढ़ सकते थे, लेकिन इसका नाम सांप्रदायिक था, मोहम्मदन। यही मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल आगे जाकर के बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में जो शब्द है, जो मुस्लिम है, वो सांप्रदायिक है। किसी भी विद्यालय का नाम इस तरह क्यों रखा जाना चाहिए? और इसीलिए हम देखेंगे कि इसी प्रतिक्रिया के रूप में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया के रूप में आगे हमें बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यह विद्यालय सांप्रदायिक आधार पर बना था, और यही वो संस्था थी जिसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहें या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहें, यही वो संस्था थी जो कि आगे चल करके AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की प्रणेता बनी। तो यही से सारी कहानी शुरू हुई। अगर हम देखें तो इसी बीच में धार्मिक और भाषाई आधार पर 1905 में बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया दो भागों में, एक जिसे कहा गया पश्चिमी बंगाल और एक जिसे कहा गया पूर्वी बंगाल। हमने बड़े विस्तार से बंगाल विभाजन को पढ़ा है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो वो जाकर के प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को खोज सकते हैं। तो धार्मिक और भाषाई आधार पर बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया, जिसमें कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। इस विभाजन का, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदुओं ने बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया, लगभग बंगाल के सभी वर्गों ने, लेकिन मुसलमान जो है कहीं ना कहीं इस पर मौन सहमत थे। इनकी सहमति हमें देखने को मिली कि ठीक है, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत हो गया। और इसी धार्मिक और भाषाई आधार पर बंगाल के विभाजन का पहला हमें सबूत तब मिला कि भाई जैसे धर्म के आधार पर इन्होंने बांटा, तो उसका पहला सबूत हमें देखने को मिला कि 1906 में ही ढाका में यानी पूर्वी बंगाल में AIML की स्थापना हो गई, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।